देखो ये है क्लासिक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्रॉपर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। क्या है देखो आप कि हम आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। आप अपने जहां भी बैठे हो, कमरे में बैठे होगे, मोस्टली लाइब्रेरी में बैठे होगे, जहां वॉशरूम में भी हो सकते हो, इनको देखें। आज से पहले हम ऐसा नहीं करते थे। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशु घई 9th एंड 10th चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का 2025-26 का सेशन। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशु घई है और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे बिकॉज 9th क्लास में बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं क्योंकि हम 8th क्लास को नहीं पढ़ाते हैं। तो भाई मेरा नाम आशु घई है और मैं आपको इस चैनल पे, जो कि अभी हमने हाल ही में नया बनाया था, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी 9th क्लास की साइंस कराने वाला हूँ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। और जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं तो साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे हम लोग काफी टाइम से 9th के वन शॉट्स डालते आए हैं, बट हमने अभी तक कभी भी पूरे साल 9th को कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ाया है। लास्ट मोमेंट पे आके इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो आशु के 9-10 पे, 2024-25 वाले सेशन को लास्ट मोमेंट पे आके पूरी साइंस कंप्लीट करवाई थी। लेकिन इस बार क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि जो पेपर है, पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं, क्योंकि ये वन शॉट है तो 5 मिनट लूंगा और ये 5 मिनट एक्चुअली में आपके इस पूरी जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, या थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाके क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अब आना शुरू हो गए हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो 10th क्लास का इस साल का जो पेपर आया था मैथ्स का, वो काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आया था, कुछ हद तक इंग्लिश का भी आया था, साइंस का फिर भी नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्री बोर्ड आया था। वहीं पे अगर बात करें तो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एवर था, और ऐसे ही नीट का पेपर भी। मैं आपको क्या, अब आप कहोगे सर अभी तो हम 9th क्लास में, इतना दूर की क्यों सोचना। पहली बात तो 9th क्लास में भी अलग अलग स्कूल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देना शुरू हो गए हैं, जो कि आपको 10th के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जर्नी पे यहीं से शुरू होती है। क्या पढ़ाई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने डे 1 से रोज उतना पढ़ना शुरू किया जितना पढ़ने की जरूरत है, ना कि लास्ट में फिर उसको इकट्ठा करते चले गए। पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट्स अलग अलग चैनल्स पे, मतलब नॉट अलग अलग चैनल पे, लेकिन साइंस एंड फन एजुकेशन पे अगर आप देखेंगे तो मैंने मैटर इन आर्ट सराउंडिंग का वन शॉट विद लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवा रखा है। यानी कि जो बच्चे, आप में से शायद कुछ बच्चों ने गलती से मेरे कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे जहां पे मैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से पढ़ाता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। कुछ कुछ चैप्टर थे जिनके एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट नहीं थे, उनके मैं एक्सपेरिमेंट के साथ भी लाऊंगा। अगर आप कोई भी वन शॉट एक्सपेरिमेंट के साथ देखना चाहते हो तो साइंस एंड फन एजुकेशन है, या फिर आप मैटर इन आर्ट सराउंडिंग आशु घई भी सर्च करोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, साइंस विद लाइव एक्सपेरिमेंट ऐसा करके। तो आप एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी वन शॉट देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अब हम लोग नया क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ तो करा दिया, अब नया क्या? तो आंसर है, अब हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। जिसको नहीं पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, साइंस एंड फन एजुकेशन वाले चैनल पे ही मैंने एक वीडियो पोस्ट करी अभी 3-4 दिन पहले कि क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इस साल हम लोग जितने भी 9th के वन शॉट जो मैं इस चैनल पे ला रहा हूं आशु घई 9-10 पे, और बाकी टीम जो कि साइंस एंड फन एजुकेशन पे ला रही है, उसमें इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के वन शॉट्स तो अपलोड भी हो गए हैं विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इस वन शॉट को देखें, आज से पहले हम ऐसा नहीं करते थे, अगर हम इस वन शॉट को देखें तो बीच बीच में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे हमारे सिलेबस से ही होते हैं, बस भाषा अलग होती है, अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के टाइप हैं। तो हमने हर एक चैप्टर को अब इस तरीके से डिजाइन किया इस साल कि हम आपको टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। तो अगर आपने सारे वन शॉट विद क्वेश्चन किए, खुद से क्वेश्चन बनाए, फिर चेक किए, साथ साथ किए, जैसे भी किए, और फिर उसके बाद जब हम लोग लाइव जाके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, अगर वो कर लिया तो काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, अपने लेवल पे भी क्वेश्चंस करने होंगे। अगर कोई अब ये कह रहा है अब पहले चलता था, अब ऐसा नहीं होता है बेटा, अब आपको अपने लेवल पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मैटर इन आर सराउंडिंग, फिर बोल रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट साइंस एंड फन एजुकेशन पे आ गए विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन छांट के लगाया जा रहा है ताकि कंसेप्ट को समझ पाओ। यहां पे शुरू करेंगे आज मैटर इन आर सराउंडिंग। आओ समझते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग, या पूरी 9th क्लास की केमिस्ट्री में हम
क्या पढ़ाई करने वाले हैं। देखो केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में बांटा गया है, जिसमें से अभी जिसके बारे में फोकस करें तो 9th क्लास में हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। आप सब 8th क्लास में शायद एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल या फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वहां पे आपने कुछ रिएक्शंस को याद किया था, याद आ रहा है? आपने याद किया था कि मेटल्स, थोड़ा बहुत, मैं अभी आपको बस आपके दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, बदले में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसा कुछ रफ रफ याद आ रहा हो? याद आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमने 8th क्लास में, और फिर कुछ रिएक्शंस भी पढ़ी थी और फिर उनको याद भी किया था। कुछ को याद होगा, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ऐसे से पढ़ा था। लेकिन यहां पे यानी कि 9th क्लास में जो आपके केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चारों के चारों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। विच मींस आपको इन चारों चैप्टर में कोई केमिकल रिएक्शन याद नहीं करनी है, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात होने वाली है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई सॉल्यूशन है, घुल गया नहीं घुला, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कहीं पर भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री, चारों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के, एक भी रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है। चलो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर का मतलब क्या होता है। तो अगेन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास एंड वॉल्यूम, उसे हम मैटर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास कुछ मास यानी कि कुछ वेट होता है। मास अगर अभी आप लोग नहीं समझते तो आप इसको वेट कह सकते हैं, कुछ वजन होता है, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में कहें, आप अपने जहां भी बैठे हो, कमरे में बैठे होगे, मोस्टली लाइब्रेरी में बैठे होगे, स्कूल में भी बैठे हो सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट में भी बैठे हो सकते हो, कहीं बैठे हो सकते हो, जहां वॉशरूम में भी हो सकते हो, जहां भी आप बैठे हो, आपके आसपास जो जो चीजें आपको दिख रही हैं, वो तो मैटर है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कुछ वजन होगा। जैसे स्टाइलस है, ये बोर्ड है, ये एसी है, ये पंखा है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये टी शर्ट है, मैं खुद हूं, ये दीवारें हैं, ये मैटर हैं, क्योंकि ये दिख रही हैं, दिख ही रही हैं। ये तो अब जो नहीं दिख रहा, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ हवाएं दिखती हैं, जैसे गैस, कुछ गैसेस दिखती हैं, जैसे NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है, दिखती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखती है गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन नहीं दिखती है गैस फॉर्म में। वहीं पे नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कर दो, देखा होगा आपने लिक्विड नाइट्रोजन, तो दिखने लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि मैटर वो तो है ही जो दिख रहा है, अब जो नहीं है वो भी मैटर हो सकता है, बस ये देखना है कि क्या वो जगह घेर रहा है। तो अगर मैं एक बैलून की बात करूं, तो इस कमरे में अगर मैं खाली बैलून छोड़ दूंगा तो शायद खाली बैलून इस कमरे में लाखों करोड़ों आ जाएंगे। चलो इस कमरे के छोड़ देते हैं, मेरे हाथ में अगर बिना फूले हुए बैलून रखना चाहोगे तो शायद 20-30 बैलून तो आ जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर हवा भर के मेरे हाथ में बैलून रखोगे तो 2, मैक्सिमम 2 आएंगे, है ना। अगर मैं बिना उनको नॉट बांधे बस रखूं तो 1 या 2 बैलून आएंगे। यानी हवा जगह घेरती है, हवा भी एक मैटर है, हवा के पास मास भी होता है। बचपन की एक्टिविटी अगर आपको याद हो, हमने डंडा लिया था, इधर एक बैलून टांगा, इधर भी एक बैलून टांगा, दोनों ने बैलेंस कर दिया। एक में हल्का सा छेद किया था कि हवा बाहर आए, फाड़ना नहीं है, होल करना है ना, ताकि लीक हो हवा। धीरे धीरे वो बैलून जिसमें से हवा लीक होगी वो हल्का होता जाएगा, जिसमें हवा है वो भारी होता चला जाएगा और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। यानी हवा भी मैटर है। लेकिन क्या प्यार मैटर है, क्या नफरत मैटर है? आंसर नहीं, ये जगह नहीं घेरते हैं। कोई कह रहा है यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बेटा झूठ कह रहा है वो, है ना, क्योंकि प्यार दिल में नहीं हो सकता, मतलब वो जगह नहीं घेरता है। मेरा प्यार मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि प्यार, नफरत, ये फीलिंग्स, ये मैटर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं, आप, चेयर, एयर, रिवर या रिवर का पानी, ये सब क्या है भैया? मैटर है। ये सब क्या है? मैटर है। ध्यान रखना है, ये सब क्या है भैया? मैटर है। ठीक है जी। अच्छा, कौन मैटर नहीं है? कौन मैटर नहीं है भैया? फीलिंग्स। फीलिंग्स आर नॉट मैटर। फीलिंग्स मैटर नहीं है। फीलिंग्स का मतलब क्या हो गया भैया? फीलिंग्स का मतलब हो गया लव, हेट, काइंडनेस एटसेट्रा ना, ये मैटर नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ऑल मैटर्स जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, सारे के सारे मैटर्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आगे जाके जब हम बड़े हो जाएंगे, हम इन पार्टिकल्स को या तो एटम्स बुलाएंगे, या तो मॉलिक्यूल्स बुलाएंगे, या तो आयंस बुलाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं
जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, तो पानी बोल भी नहीं पाता है। तो धीरे धीरे बड़ा होता है, पानी को ज्यादातर बच्चे मम कहते हैं, मम, क्योंकि मम बोलना आसान है, ममिंग करना, मम बोलना आसान है, इसलिए बच्चा सबसे पहले माँ भी बोलता है। माँ बोलना बहुत इजी होता है, मम्मी खुश हो जाती हैं। अब चाचा, फूफा, ताया ये बोलना मुश्किल शब्द है, इसलिए वो उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कराई जाती बच्चों को, बट ठीक है माँ बोलता है, ओके, वो आसान शब्द भी है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो मम बोलता है ना, फिर धीरे धीरे आके वो वाटर बोलता है, पानी बोलता है, जल बोलता है, फिर धीरे धीरे आके वो H2O बोलता है, फिर धीरे धीरे आके वो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलता है, मिनरल वाटर जीवन में आता है, डिस्टिल वाटर आता है, बहुत सारे पानी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, अभी हम दुनिया के जितने भी मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। अभी हम उन्हें पार्टिकल्स कहेंगे, पार्टिकल्स। लेकिन हाँ, आगे जाके जैसे 11 कह रहा हूं, 9th में ही आगे जाके हम लोग इन्हें अलग अलग नाम देने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशन में। कभी हम इन्हें एटम्स कहेंगे, कभी हम इन्हें मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और कभी हम इन्हें आयंस भी कहेंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन ठीक है, अब ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब आप उन्हें ऐसे इमेजिन करोगे, अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे, पर क्योंकि एटम्स यानी कि पार्टिकल्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स, अभी आप इनको पार्टिकल्स बोलोगे, वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि खुली आंख से तो दिखना भूल ही जाओ। इवन दुनिया की मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम बहुत कम केसेस में पार्टिकल्स को देख पाए हैं। आसान भाषा में हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, अभी ऐसा मान लेते हैं। लेकिन हमें पार्टिकल्स को इमेजिन तो करना होगा ना, इमेजिन तो करना होगा। तो इमेजिन कैसे करेंगे? जब भी मैं सॉलिड बोलूंगा आज के बाद, आपको ध्यान रखना सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप ज्यादा है, और गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप किसी भी एक पार्टिकल पे फोकस करोगे तो किसी भी एक पार्टिकल का साइज हमने बराबर बनाया है, हमने पार्टिकल के साइज में कोई डिफरेंस नहीं बनाया है, हमने पार्टिकल के साइज में कोई डिफरेंस नहीं बनाया है, लेकिन इनके बीच में गैप वेरी कर रहा है। अगर आप समझे तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें ना के बराबर गैप होता है, थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन जितना पास आ सकते थे आ गए। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा गैप ज्यादा होता है, और गैसेस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा गैप होता है। ये फोटो अपने मन में बेटा खींच के रख लो, पूरे चैप्टर में काम आएगी। मन में इसकी फोटो, इसकी तस्वीर, स्क्रीनशॉट ले लो, मन में ले लो, ले लिया। जब भी बोलूंगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे मन में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे एकदम से यहां से शुरू कर रहे हैं वन शॉट को, बेटा हम लोग इस चैप्टर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ करेंगे। ये वन शॉट बहुत डिफरेंट होने वाला है, ध्यान रखना। अब पार्टिकल्स जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। अभी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात नहीं कर रहे, जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। पहला, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, हम मानते हैं, बिल्कुल है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। आगे जाके हम ये पढ़ेंगे पार्टिकल्स को नापने के लिए हमने एक अलग यूनिट को बनाया जिसको नैनोमीटर कहते हैं। जैसे आपने सेंटीमीटर सुना होगा, मिलीमीटर सुना होगा, हो सकता है माइक्रोमीटर भी सुना हो, लेकिन उससे भी एक बहुत छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर, जिसमें हम एटम का साइज नापते हैं। खैर, पार्टिकल्स का साइज नापते हैं, मैं एटम बोल रहा हूं बट आगे जाके बोलना है मैंने एटम, मॉलिक्यूलर आयंस। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। सर छोटे होते हैं, समझ गए, मूव करते हैं, हाँ। अब ये अलग बात है कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे क्योंकि उनमें गैप ज्यादा है, लेकिन वहीं पे सॉलिड के पार्टिकल्स ना के बराबर मूव करते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट, क्योंकि इनके बीच में गैप इतना कम है कि ये सिर्फ क्या ही कर पाते हैं, वाइब्रेट ही कर पाते हैं, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा मूव करते होंगे, लेकिन गैसेस के मुकाबले कम। लेकिन सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल मूव करते हैं? गैसेस के, ठीक है जी। इसके बाद पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में एक प्यार होता है, एक खिंचाव होता है, एक अट्रैक्शन होती है। अगेन आगे जाके इस अट्रैक्शन को अलग अलग नाम दिए जाएंगे, बट अभी के लिए ये अट्रैक्शन है, इनमें अट्रैक्शन है। अब कॉमन सेंस की बात शायद आपको पता हो, जितने पार्टिकल पास होंगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो सॉलिड के पार्टिकल में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, जैसे सॉलिड है ना। अब इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, इतनी अट्रैक्शन है कि मैं इन्हें अलग नहीं कर पा रहा हूं,
मतलब मैं कर सकता हूं, बहुत ज्यादा ताकत लगाऊंगा, हथौड़ा लगा मारूंगा या ऐसे कर दूंगा, लेकिन आसानी से नहीं कर पा रहा हूं। वहीं पे लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर किया जा सकता है। एक बाल्टी में पानी होगा, आप अंदर हाथ डाल सकते हो, अंदर हाथ डाल रहे हो मतलब पार्टिकल जगह दे रहे हैं आपके हाथ को जाने की, तो पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं। और इस कमरे में हवा तो है ही, देखो मैं हिल रहा हूं, ये देखो कमरे में हवा है, ये देखो कमरे में हवा है, तो मैं तो हवा के आर पार जा रहा हूं। क्या आप दीवार के आर पार जा सकते हो? नहीं, आसानी से नहीं, आसानी से नहीं। एक बुलडोजर में बैठ के जाना पड़ेगा, एक मिसाइल पे बैठ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलो हवा, तो हवा के पार जाना तो बड़ा आसान है। या हवा के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उनके पार्टिकल्स में भी प्यार है, अट्रैक्शन, लेकिन उसमें प्यार कम है। लेकिन सॉलिड्स के पार्टिकल में प्यार सबसे ज्यादा है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इनमें अगेन ठीक ठाक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टिकल्स के बीच में गैप है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उनके बीच में गैप है। अब किसी में अगेन गैप बहुत ज्यादा है, किसी में गैप बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन गैप सब में है। तो ये फोटो मैंने कहा था आपको ध्यान रखनी है, जो ये काम आएगी, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड गैस पे आते हैं। अभी तक तो हम पार्टिकल्स की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। क्या 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी भैया? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक प्यार है, पार्टिकल्स मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली, पार्टिकल्स के बीच में गैप है ना? मैंने 4 सही बोला ना? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, चाहे किसी के भी हो, उनमें गैप है, किसी में ज्यादा किसी में कम, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और वो मूव करते रहते हैं, अगेन कोई ज्यादा तो कोई कम मूव करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, सॉलिड्स के बारे में, कि सॉलिड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये तो तय है कि अगर मैं आपसे पूछूं कुछ चीजें, तो आप बता दोगे कि वो सॉलिड है कि नहीं। जैसे स्टाइलस, तो आप बोलोगे सॉलिड है। मैं आपसे बोलूं ये कप, तो आप बोलोगे सॉलिड है, बट इसके अंदर थोड़ी सी गैस भी भरी हुई है, खाली है ये। अब मैं आपसे पूछूं बॉटल, तो आप बोलोगे सॉलिड, लेकिन इसमें लिक्विड भी है और इसके अंदर यहाँ पे पानी है, पता नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पानी है और यहाँ पे हवा भी है। तो कुछ चीजें हमारे पास, जैसे आयरन की एक रॉड है, वो प्योर सॉलिड है ना? मेरी ये गोल्ड की अंगूठी है, ये सॉलिड है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे हवा कहीं ना कहीं होगी। तो सॉलिड क्या है आप जानते तो हैं, लेकिन सॉलिड्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? और हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं स्लाइम को क्या मानूंगा, वो सॉलिड है कि नहीं है, मैं एक स्पंज को क्या मानूंगा, वो बात करेंगे अभी धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपसे पूछा अलमारी क्या, आपने खटाक से बोल दिया सॉलिड। पंखा क्या है, खटाक से बोल दिया सॉलिड। लेकिन सॉलिड की परिभाषा क्या देंगे, डेफिनेशन क्या देंगे? तो सॉलिड एक ऐसा मैटर है जिसकी फिक्स्ड क्या है, शेप है, और फिक्स्ड ही क्या है, वॉल्यूम है। यानी जिसकी शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। अब देखो, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये ग्लास क्या है, सॉलिड है। बट आप कहोगे कि सर इसकी तो हम शेप चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, शेप चेंज करने से मतलब फोर्स लगा, देखो अब तो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा के तो आप डायमंड की भी शेप चेंज कर सकते हो, फोर्स नहीं। अब अगर मैं इस ग्लास को ऐसे छोड़ता हूं तो इसकी शेप लगभग ऐसे ही रहेगी, टूटना फूटना कंप्रेस करना अलाउड नहीं। अगर मैं इस ग्लास को उठा के टेबल पे रख दूं, अपने सर पे रख दूं, नी ना नी ना नी ना 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 ना, तो ऐसे करने पे वो जो करते हैं हमारे बॉबी देओल भैया, अगर मैं ग्लास को अपने सर पे रख देता हूं तो भी इसकी शेप तो सेम रहेगी ना। लेकिन पानी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इस पानी को बोतल से निकाल के ग्लास में डालूं, अपने सर पे डाल लूं या ऐसे गिर दूं, तो क्या इसकी शेप बदल जाएगी? हाँ, ये बदल जाएगी, और हवा की तो बदली जा रही है। लेकिन सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी इनकी फिक्स होती है। अगर ये बोतल के अंदर 500 ml पानी आ सकता है तो 500 ही ml पानी आएगा, इसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है ना? ये स्टाइलस अगर मेरे हाथ में कुछ जगह घेर रहा है, वॉल्यूम का मतलब जगह घेर रहा है, तो मेरी जेब में भी ये उतनी ही जगह घेरेगा, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। और वॉल्यूम के साथ साथ इसकी शेप भी फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, ब्रिक हो गई, आइस वाटर का आइस फॉर्म, ठीक है ना। अब सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बता ही दिया। इनका फिक्स शेप होता है। अगला पॉइंट देखो, ये फ्लो नहीं कर सकते, ये बहते नहीं हैं। अच्छा, बहता कौन है? जिनमें पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। पानी क्यों बहता है? पानी क्यों बहता है? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है, तो एक पार्टिकल दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाता। अब ये स्टाइलस क्यों नहीं बह रहा है? स्लाइड करना अलग बात है, स्लाइड रगड़ते हुए नीचे चला गया अलग बात है, लेकिन बहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल में इतना प्यार है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ ही जाएगा। तो या तो ये पूरा स्टाइलस या पूरा पेन साथ जाएगा या तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पानी जो है उसमें अट्रैक्शन कम है, गैसेस में अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से वो बहते हैं, हवा बहती है, पानी बहता है, नदी में पानी बहता है।
लेकिन सॉलिड्स बह नहीं सकते, और जो नहीं बहते हैं उनको हम रिजिड कहते हैं। तो सॉलिड्स एक रिजिड सब्सटेंस हो गया। कांट बी कंप्रेस्ड, आप इन्हें दबा नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं है ना, जितने पास आ सकते थे आ गए, अब इन्हें फर्दर दबाया नहीं जा सकता। अब आप फिर से बोलोगे मुझे पता है कि सर ये देखो, ये तुक्के की बात है, यहाँ पे तकिया पड़ा हुआ है, ठीक है, तकिया पड़ा हुआ है, ये किसी ने गिफ्ट किया था वो देते हैं, हाँ हम उसके यहाँ पे, चलो तकिया पड़ा हुआ है। अब आप क्या ये तकिया सॉलिड है कह सकते, बट क्या तकिया दब सकता है? हाँ तकिया दब सकता है। अब ये क्यों दब रहा है भैया? अरे भैया तकिया नहीं दब रहा, ओहो, अरे भैया तकिया नहीं दब रहा, तकिए के अंदर हवा जो है वो बाहर आ रही है। अब एक मतलब स्ट्रेस बॉल जो होती है, स्माइली वाली बॉल जो होती है, अगर मैं उसको दबाता हूं तो वो तो कंप्रेस होती है, पर आप कह रहे हो सॉलिड दब नहीं सकता। अरे क्योंकि भैया उसमें हवा भी है, वही लोहे की बॉल जिसमें कोई हवा ट्रैप नहीं हुई है, उसे दबा सकते हो, आप नहीं दबा सकते हो। ये कप को क्यों दबा पा रहे हो? इसके अंदर हवा है भाई, तो दबा रहे हो, हवा बाहर आ रही है। तो बेसिकली प्योर सॉलिड जो है, प्योर सॉलिड, इसमें तो हवा भी है, उन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उनमें गैप वैसे ही नहीं है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब, वैसे तो फिजिक्स में हम डेंसिटी का मतलब प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, अभी आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है, टेंशन मत लो। बट डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी के लिए आप फॉर्मूला नहीं याद करोगे, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी किसके पास ज्यादा मास है, ज्यादा वजन है इन अ गिवन वॉल्यूम। अगर मैं सेम साइज की 3 कंटेनर लेता हूं, सेम साइज के 3 कंटेनर, ये 3 बॉटल ही लेता हूं मैं, सेम 3 बॉटल लेता हूं, एक में मैं मिट्टी भर देता हूं जो कि सॉलिड है, एक में पानी भर देता हूं जो कि लिक्विड है, और एक में खाली छोड़ देता हूं जो कि गैस है। तो सबसे भारी कौन सा होगा? तो आंसर है जिसमें मिट्टी भरी होगी। तो जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट जनरली ऐसा होता है कि सॉलिड जो होते हैं उनका मास ज्यादा होता है सेम वॉल्यूम पे, सेम अमाउंट में, सेम वॉल्यूम में सॉलिड्स का मास अक्सर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। एंड कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये कंटेनर को पूरा नहीं भर सकते। देखो ये तो सच्चाई है कि कंटेनर को पूरा सिर्फ गैसेस भर सकती हैं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली हर जगह जा सकते हैं। आप मुझे बताओ, जो इस कमरे में आप बैठे हुए हो, वहां पे कोई एक जगह बताओ जहां पे गैसेस नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है। ऐसी कोई जगह है आपके कमरे में? नहीं है बाबू, हो ही नहीं सकती, कैसे बात कर रहे हो? हाँ, आपने आर्टिफिशियली वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है कहीं पे, तो वैक्यूम कोई क्यों क्रिएट करता है? घर में नहीं करेगा, और कर भी रखा है तो 100% वैक्यूम कुछ नहीं होता है। बट द पॉइंट इज, आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी, एक छोटा सा छेद भी होगा ना, जहां पे आपने 20 साल पहले कभी कील ठोकी थी, उसमें भी गैसेस चली गई हैं। लेकिन आपके घर में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पे कोई लिक्विड नहीं है, जहां पे कोई सॉलिड नहीं घुसा हुआ है, वो खाली है। तो अब ये जो पानी की बोतल को टॉप तक भी भर दूंगा तो ये पानी में खाली गैप बचेगा। सॉलिड और लिक्विड्स कंटेनर को नहीं भर सकते, लेकिन गैसेस भर सकते हैं, क्योंकि गैसेस फ्रीली भागती हैं, तो उनको हर जगह जाना अलाउड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड्स कौन है? जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है भाई, लेकिन अगेन उनकी शेप फिक्स नहीं है। कॉमन सेंस, उनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं है। क्या बोला मैंने? ये आओ समझे। अगर 1 लीटर पानी इस बोतल से निकाल के इस बोतल में डालूंगा या जग में डालूंगा तो 1 लीटर ही रहेगा ना, या 2 लीटर हो जाएगा? दूध आपने थैली में आधा लीटर लिया और उसको आपने पतीले में डाल दिया, तो क्या वो 5 लीटर हो जाएगा? नहीं। गैसेस के बारे में बात करेंगे, वो अलग बिहेवियर शो करती है, लेकिन लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, अगर कुछ इवेपोरेट या वेपराइज नहीं हुआ तो। लेकिन हाँ, इनकी शेप फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में डाल दो उसकी शेप ये ले लेती है। जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। तो फिक्स वॉल्यूम तो है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। क्या ये बह सकते हैं? हाँ, पता है मैंने। और जो बह सकते हैं उन्हें हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। जो बह सकते हैं उन्हें हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। इनको भी ज्यादा नहीं दबाया जा सकता, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत गैप है, लेकिन ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। हाँ, सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा दबाया जा सकता है। इनकी डेंसिटी सॉलिड्स के मुकाबले कम है। ठीक है, और ये भी कंटेनर को भर नहीं सकते, जैसा कि डिस्कस हुआ। इसके बाद बात करते हैं गैसेस के बारे में। अब गैसेस और वेपर्स, ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन हैं दोनों गैस स्टेट में ही। दोनों में क्या डिफरेंस है बताऊंगा। इसके ऊपर कुछ सवाल भी लाया हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्म में काफी सवाल पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन गैसेस और वेपर्स अभी के लिए एक स्टेट है, एक ही स्टेट है,
जो कि लिक्विड के बाद के यानी कि गैस वेपर्स। ठीक, अब गैसेस के पास ये तो सबको पता है फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। यस, अगर मैं इस कमरे में एक डिओड्रेंट को स्प्रे करके रखता हूं 5 सेकंड 10 सेकंड तक, तो क्या उस डिओड्रेंट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी? हर एक जगह पे एक भी ऐसी जगह होगी जहां पे इस डिओड्रेंट की खुशबू ना फैले? नहीं। इसका मतलब है जब मैंने स्प्रे किया और उसमें से खुशबू निकली तो उस पूरे कमरे के हर कोने पे हर एक पॉइंट पे गई है, और नो, विच मीन्स कि उसने अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लिया, इतने से डिओड्रेंट से निकल के फैल गई। ऐसा लिक्विड तो नहीं कर सकता ना, लिक्विड भी गैस बन के ऐसा कर सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं कर सकता। अगर इतना सा पानी है तो पूरे कमरे में नहीं फैल सकता। वो कब फैलेगा? जब वो गैस बन जाएगा। इतना सा पानी आप सरफेस पे फैला ऐसे सकते हो, लेकिन पूरे कमरे में नहीं। लेकिन आप 5 सेकंड या 10 सेकंड आप एक डिओड्रेंट को दबाओ तो जो गैस निकलेगी और जो डिओड्रेंट उसमें से इवापोरेट होगा, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, बिकॉज गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। वो चाहे तो पूरे जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर की वॉल्यूम वो ले लेते हैं। इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, लेकिन इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। तो लिक्विड से कैसे अलग हुआ ये? लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं थी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स थी। इनकी ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है। इसलिए गैसेस को हम कभी वॉल्यूम में नापते ही नहीं है। आप कभी सीएनजी या किसी पेट्रोल पंप पे गए हो? अच्छा, जो बच्चे नए हैं, मैं कमेंट सेक्शन पे कुछ सवाल पूछता हूं, उनके आंसर आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से देने हैं। तो अभी टाइम स्टैम्प में 25 नहीं, कमिंग अप वगैरह लगाओ तो 27-28 मिनट का कुछ वन शॉट आपने देख लिया होगा, यहां तक पहुंच गए होगे। तो यहां मेरा पहला सवाल आ रहा है, अगर आप कभी पेट्रोल पंप पे गए हो तो क्या आपने नोटिस किया है कि वहां पे जो पेट्रोल है, जो डीजल है और जो सीएनजी है, वो किस भाव पे मिलती है? मतलब कि मैं पैसे नहीं पूछ रहा, लेकिन जैसे मान लेते हैं पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। प्लीज अभी के लिए मैं प्राइस पे मत जाना यार, मुझे प्राइस एग्जैक्टली नहीं पता है, 90 से तो ऊपर ही होगा शायद, लेकिन मान लो पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपीज पर लीटर। नोटिस किया? तो अब आप बताओ डीजल और सीएनजी कैसे मिलती है? पर लीटर मिलती है या पर केजी मिलती है? दोनों, सीएनजी और डीजल कैसे मिलती है, पर लीटर या पर केजी? जो कमेंट सेक्शन में बताओ कि डीजल कैसे मिलता है और सीएनजी। टाइम स्टैम्प जरूर लिखना, ताकि जब हम बच्चे या मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हो तो हम समझ जाए कौन से आंसर की बात कर रहे हो। डन है? दे दिया भाई। तो जो डीजल है, आप अगेन प्राइस छोड़ते हैं, लेकिन ये भी पर लीटर मिलता है, क्योंकि ये दोनों लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स की वॉल्यूम क्या रहती है? फिक्स, तो लीटर में नापा जा सकता है। लेकिन सीएनजी क्योंकि ये गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, क्योंकि ये गैस है तो इसकी वॉल्यूम वेरिएबल है। उन्होंने अपने कंटेनर से आपके सिलेंडर में डाली तो वॉल्यूम बदल जाएगी, तो फिर लड़ाई मार काट होगा। इसीलिए सीएनजी जो है, ये मुझे नहीं पता अगेन कितने रुपए, 15 रुपए जो भी है, पर केजी है। यानी कि सीएनजी आपको केजी के भाव मिलती है। क्यों? क्योंकि गैसेस की जो वॉल्यूम है, आपने एलपीजी का सिलेंडर देखा होगा, गैसेस के भाव वो केजी के भाव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम में फिक्स नहीं है ना, तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो भैया ना तो फिक्स वॉल्यूम है ना ही फिक्स शेप है, और गैसेस तो बहुत अच्छी से बहती हैं। बहती हवा सा था, वो सुना होगा आपने गाना 3 इडियट्स का, हवा बहती है बेटा, बिल्कुल बहती है। कैन बी कंप्रेस्ड, अरे भैया आराम से दबाओ। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है। गैसेस को दबाना सबसे इजी है। क्यों है? क्योंकि उनके बीच में गैप इतना है, आसानी से दबा सकते हो आप इसको। अच्छा, लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है इनकी, एंड क्योंकि ये रैंडमली भाग सकते हैं, आप इन्हें कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में डाल दोगे उस कंटेनर को ये पूरा भर देंगे 101%, बिकॉज ये फ्रीली भाग सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना? जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो पढ़ा, ये हमने उनकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ा। अगर एग्जाम में कोई डिफरेंस आया, मुझे लगता है बड़े आराम से मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस दे दिए, लेकिन ये डिफरेंसेस उनके नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अब यहां पे जो आपके सामने टेबल आई है, ये डिफरेंसेस अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस में है, लेकिन यहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे बात करेंगे। पीछे हमने किसके बेसिस पे बात करी? यहां पे हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहां पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल।
और इसमें से देखा जाए तो एक आध को छोड़ के बाकी सब मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। आओ पढ़ ले। देखो, तो सॉलिड लिक्विड गैस में प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे बात करें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। बात हुई थी अभी, हुई थी बात, पार्टिकल सबसे पास हैं, स्टाइलस दीवार के पार जाना। लिक्विड्स में थोड़ी सी कम है और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अगला गैप की बात होने वाली है, तो सॉलिड्स में जो गैप होगा वो मिनिमम होगा, अभी बात हुई, और इसमें थोड़ा ज्यादा, और गैसेस में गैप जो है, पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब अगर बात करें मूवमेंट की, तो सॉलिड्स में मूवमेंट, क्योंकि गैप बहुत कम है तो मूवमेंट भी बहुत कम होती है, लिक्विड में ज्यादा, और गैसेस में गैप सबसे ज्यादा होने की वजह से मूवमेंट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डन है क्या? अब अगला जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां पे एक नया वर्ड आ रहा है और वो है काइनेटिक एनर्जी। अगेन ये क्योंकि फिजिक्स का वर्ड है तो फिजिक्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अरे 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 अरे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज्यादा मुश्किल नहीं, फिजिक्स में फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, सब आएगा। अभी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है भाई? तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मूवमेंट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की एनर्जी किसकी वजह से? उनकी मूवमेंट की वजह से। इसे कौन सी एनर्जी कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। मोर दी मूवमेंट, मोर इज दी काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मोर दी मूवमेंट, मोर इज दी काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, अभी के लिए आपके लिए ये वर्ड नया है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो मूवमेंट की वजह से आती है। किस वजह से आती है? मूवमेंट की वजह से। जैसे आपके कमरे में इस वक्त कोई चीज है जो मूव कर रही है, अगर कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे दीवार है, दीवार मूव नहीं कर रही तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके दीवार में, आपके घर में आपकी मम्मी पापा मूव कर रहे हो अभी आपके सामने, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मेरा हाथ अभी मूव कर रहा है, मेरे हाथ के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपके घर में पंखा चल रहा है तो पंखे की पंखुड़ियों के पास काइनेटिक एनर्जी है। रोड पर चलने वाली गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी है। पक्षी जो उड़ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गया, बैठ गया, अब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं? बोलो बोलो, टेल। किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं? तो आंसर है यस, गैसेस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। बहुत सिंपल है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट किया। अब यहां पे एक टॉपिक आ रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में टॉपिक नहीं भी करवाया जाता, यानी कि हमारे पास मैटर की कुछ और स्टेट्स भी हैं। ये बहुत सारे स्कूल्स में नहीं कराया जाता है। अगर आपके स्कूल में नहीं कराया तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैटर की हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स नहीं है, मैटर के हमारे पास 2 और स्टेट्स भी हैं, जैसे कि प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन पे पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे पहला सवाल, आपके हिसाब से जो स्लाइम है ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो आंसर है स्लाइम एक सेमी सॉलिड है। अब सेमी सॉलिड वर्ड जो है वो हमारी फिजिक्स में या हमारी केमिस्ट्री में या हमारी साइंस में इस्तेमाल नहीं होता है। सेमी सॉलिड एक लेमैन वर्ड है। हमारे लिए स्लाइम एक मिक्सचर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार कि समुद्र एक सॉलिड है, लिक्विड है, तो आंसर गलत है ना। समुद्र मिक्सचर है, उसमें कुछ सॉलिड भी है, उसमें कुछ लिक्विड भी है और ऑक्सीजन वगैरह गैसेस भी है। तो ऐसे ही स्लाइम एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है। अगर मैं पानी में मिट्टी डाल दूं तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? तो वो मिक्सचर है, उसमें सॉलिड भी है, उसमें लिक्विड भी है। जैसे ह्यूमन बॉडी, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। गैसेस में वो वाली गैस नहीं कह रहा जो पेट में, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है वो मिक्सचर।
तो वो बहुत अलग चीज है, उससे मत कंफ्यूज होना कि यार स्लाइम कौन सी स्टेट है ना, ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा दो स्टेट्स और हैं, जैसे कि प्लाज्मा और जैसे कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा क्या होता है? जब पहली बात तो इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्या है भैया? प्लाज्मा इज द स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको ना पता हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अभी के लिए चार्ज होता है। चार्ज तो पता है, चार्ज तो पता है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज होता है। वैसे इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बहुतों को पता होगा, लेकिन अभी के लिए उतना मत घुसो। आयंस का मतलब भी चार्ज होता है, आयंस का मतलब भी चार्ज होता है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म एनवायरमेंट में चार्ज घूम रहे हो, अगर बहुत ज्यादा गर्म एनवायरमेंट में चार्ज घूम रहे हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मा को। जैसे फायर, जैसे कि थंडर। अब जैसे फायर है, फायर में सॉलिड भी होता है, कुछ कुछ लिक्विड भी होता है, कुछ कुछ गैस भी होता है, लेकिन उसमें मेजर हिस्सा प्लाज्मा है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है। प्लाज्मा मतलब बहुत गर्म एनवायरमेंट, उसमें आयंस घूम रहे हैं। फिर आता है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। इसका नाम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों पड़ा? बिकॉज सत्येंद्र नाथ बोस जी और एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने इसको एक साथ प्रिडिक्ट किया था। ये बिल्कुल उल्टा है प्लाज्मा से। इसमें भी आयंस घूम रहे होते हैं, इसमें भी चार्ज घूम रहे होते हैं, लेकिन ठंडे एनवायरमेंट में घूम रहे होते हैं। तो अगर आयंस और चार्ज घूम रहे हो गर्म एनवायरमेंट में, उसको प्लाज्मा कहते हैं, और अगर आयंस और चार्ज घूम रहे हो ठंडे एनवायरमेंट में, तो उसको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अगर स्कूल में कराया तो पढ़ना, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब गैस और वेपर्स में फर्क क्या होता है? ठीक है, यह आपको समझना होगा कि गैस और वेपर्स में फर्क क्या होता है, यह बात ध्यान रखो। ठीक है, तो वेपर्स क्या होता है? फिर पहली बात तो वेपर्स गैस ही होता है, वेपर्स गैस ही होता है, बट फिर अलग नाम क्यों है? तो आंसर है, इफ अ मैटर इज सॉलिड और लिक्विड at room temperature and converted into gas on heating called vapors। समझे क्या? नहीं समझे? अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है, आपने उसे गर्म करके गैस में कन्वर्ट किया है, तो फिर वो वेपर कहलाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे पिंक कलर दिखेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर वेपर, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है, लेकिन आप उसे गर्म करके अगर गैस में कन्वर्ट कर दो, उसे वाटर वेपर बोलोगे। लेकिन कभी भी आपने ऑक्सीजन वेपर नहीं सुना होगा, कभी भी आपने ऑक्सीजन वेपर, क्या कभी आपने ऑक्सीजन वेपर सुना है? कभी नहीं सुना होगा ऑक्सीजन वेपर। क्यों नहीं सुना होगा ऑक्सीजन वेपर? क्योंकि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे ही गैस होता है, पर वेपर वो गैस है जिसको आपने गर्म करके बनाया। जैसे आपने सुना होगा आयोडीन वेपर, पता नहीं सुना है कि नहीं। जैसे आपने सुना होगा कोई और चीज वेपर, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कोई वेपर नहीं सुना होगा आपने। ऐसे मेरे को और आ रहे हैं, बट आपने और चीजें, मतलब आयोडीन भी शायद आप में से बहुत बच्चे कम जानते होंगे। वाटर वेपर तो सब जानते हैं, तो इसलिए मैंने वही एग्जांपल आपको दिया है, ऑयल के वेपर्स, है ना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ऑक्सीजन वेपर गलत है, गलत है। नाइट्रोजन वेपर गलत है, बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे ही गैस होते हैं। डन है। तो यहां पे हमने पांचों स्टेट्स को एक बार ही पढ़ा। जल्दी से पांचों स्टेट्स को बैक जाके या जैसे मर्जी आपने नोट्स बनाए हैं, इसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे आशु घई 9-10 वाले चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आशु घई 9-10 वाले चैनल पे टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, चाहे पीपीटी से रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज करो तभी हम आगे बढ़ेंगे और चेंज ऑफ स्टेट पे चलेंगे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे चेंज करते हैं। जल्दी रिवाइज मारो भाई। ठीक भाई, अब हम बात करें अगर चेंज ऑफ स्टेट की, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, या अभी हम देखो, अब हम 5 नहीं 3 ही मानेंगे। मैं अगर 3 बोलूंगा तो आपको समझना है कि हम लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस, क्या इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, रोज करते हो आप।
क्या कभी आपने बर्फ को जमाया है? तो आंसर आपने पानी से ही जमाया होगा, तो आपने लिक्विड से उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया है। बर्फ अगर बाहर रखी हुई है या लाइट चली गई, फ्रिज बंद हो गया, तो वो सॉलिड से वापस से लिक्विड बन जाएगी। या आप एक चॉकलेट खरीद के लेके आए किसी शॉप से और आपने गर्मियों में उसे अपनी जेब में रखा हुआ है, गाड़ी में रखा हुआ है, तो वो मेल्ट हो जाती है। या सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है धूप में रख के या फिर गर्म पानी में रख के। तो पानी को उबाला जा रहा है, मैगी बना रहे हैं, तो पानी सारा गायब हो रहा है या कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो कुछ मेजरली पानी जो है वो लिक्विड से गैस बन के उड़ रहा है, वेपर्स बन के उड़ रहा है। इन शॉर्ट, हम लोग अपने घरों में स्टेट को बहुत चेंज करते आए हैं, अब बस आज हमें उसको पढ़ना है। तो स्टेट को कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टेट को चेंज करने के वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज करके भी स्टेट को चेंज कर सकते हो, ये सबसे कॉमन तरीका है स्टेट को चेंज करने का। लेकिन एक और तरीका भी है जो आप में से शायद कुछ कम बच्चे जानते हो, और वो है चेंज करना किसको? प्रेशर को। अगर मैं प्रेशर को भी चेंज करता हूं तो भी मैं कुछ हद तक, सबकी नहीं लेकिन कुछ हद तक स्टेट को बदल सकते हैं। दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा टॉपिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट को चेंज करना ही, टेम्परेचर को चेंज करके ही स्टेट को चेंज करना है। प्रेशर को चेंज करके उतना आता नहीं है एग्जाम में, पर आ सकता है। दोनों में जो ज्यादा डेली लाइफ में कर रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज करके। तो पहले हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर चेंज करके पढ़ रहे होंगे तो हम प्रेशर को, दबाव को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे होंगे तो हम टेम्परेचर को एक कांस्टेंट मान के चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सारी चीजों को एक बारी समराइज करते हैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, है ना। चलो आओ। तो सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कोई सॉलिड है, ठीक है। अब एक सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस या फिर वेपर्स में, फर्क मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो उसके लिए आपको उसे गर्म करना पड़ता है, पता है सबको ये। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कभी कभार कुछ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, कभी कभार आप नहीं देते हो लेकिन वो एनवायरमेंट से लेता है। जैसे अगर आपने फ्रिज से बर्फ को निकाल के बाहर रख दिया किचन में, तो भले आप हीट नहीं दे रहे हो लेकिन एनवायरमेंट से वो हीट ले रहा है, तो हीट तो करना पड़ेगा। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो भी हीट लगेगी। लेकिन अगर आपको उल्टा करना है, गैस या वेपर्स को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ठंडा करना पड़ेगा ना, ताकि पार्टिकल्स पास आए। और लिक्विड से अगर आपको वापस से सॉलिड जाना है तो फिर से आपको उसे ठंडा करना पड़ेगा, फ्रिज वगैरह में रख के, जैसे भी करना, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई कि भैया टेम्परेचर बढ़ाना है या टेम्परेचर कम करना है, लेकिन इन प्रोसेसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है ये जानना भी बहुत जरूरी है, और यही एग्जाम में आएगा। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है और आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है और अगर आपको उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है मेल्टिंग। लेकिन मेल्टिंग एक थोड़ा सा पुराना शब्द भी है, तो मेल्टिंग के अलावा इसको हमने एक और नाम भी दिया है, वो है फ्यूजन। फ्यूजन थोड़ा सा एक नया शब्द है, लेकिन किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हीट करके, इसे मेल्टिंग कहा जाता है या फिर फ्यूजन कहा जाता है। वहीं पे अगर आपको किसी लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, तो इसका पुराना वर्जन, अगेन नाम है इसका बॉइलिंग। बॉइलिंग तो नाम है ही, लेकिन इसका एक और नाम भी है। वो नाम क्या? मन में बोलो, मन में बोलो। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने वो मन में नाम बोला हो इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन अलग चीज है जो कि इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। इसको इवेपोरेशन नहीं, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो वेपराइजेशन, दोनों में क्या फर्क है बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। लेकिन बॉइलिंग के साथ साथ इस प्रोसेस को वेपराइजेशन भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी गैस को वापस से कन्वर्ट करना चाहते हो लिक्विड में, और लिक्विड को वापस कन्वर्ट करना चाहते हो सॉलिड में, तो इसका क्या नाम है? तो गैस को अगर आपको या वेपर्स को अगर आपको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन तो कहते ही हैं, कंडेंसेशन तो कहते ही हैं। लेकिन कंडेंसेशन के साथ साथ इसका एक और नाम भी है, और वो है लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन के साथ साथ इसका एक और नाम भी है, और वो क्या है? लिक्विफिकेशन।
अच्छा, लिक्विड को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में, तो इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग, है ना। लेकिन इसका एक और नाम भी है और वो है सॉलिडिफिकेशन। दोनों नाम आपको आने चाहिए, कोई भी नाम कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पे आप क्या समझे कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, या फिर इसको हम बोलेंगे फ्यूजन। लिक्विड से गैस जाना है तो इसको बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। लेकिन गैस से वापस लिक्विड आना है तो ठंडा करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। और लिक्विड से अगर सॉलिड जाना है तो फिर से ठंडा करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। अच्छा, अब इमेजिन करो कि आपके पास बर्फ है, आइस है। तो आइस को गर्म करोगे, पानी बनाओगे, फिर उसको फर्दर और गर्म करोगे तो वो वेपर बनेगा, गैस बनेगा, उड़ जाएगा। यानी कि ये बात कहना बिल्कुल सत्य होगा कि अगर मुझे किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले लिक्विड स्टेट में जाना होगा, ये तो तय है। लेकिन ऐसा 100 में से 99 लोगों के साथ होता है। यानी मोस्टली अगर मुझे किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले बीच में लिक्विड से होके जाना पड़ेगा। बट दुनिया में ऐसे बहुत लिमिटेड, आपके लिए तो 4-5 उंगलियों पे गिन सकते हो, जो सीधा सॉलिड से गैस या सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये सारी वीडियोस को हमने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में यहां पे पढ़ाया हुआ है। मैंने यहाँ पे सब्लिमेशन के बारे में वीडियो में समझाया हुआ है, आगे लेटेंट हीट आएगी, एक एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। अगर आपको चीजें एक्सपेरिमेंटली देखनी है तो ये वाले वन शॉट या इनमें से सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, मैं पता चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, क्या मैं किसी भी सॉलिड को सीधा गैस में या किसी भी गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आंसर है, अगर मेरे पास कोई भी क्या है, सॉलिड है, और उसे सीधा गैस में कन्वर्ट करने की क्षमता है किसी में, सब ऐसा नहीं कर सकते। क्या बर्फ के साथ आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। लेकिन जिनके भी साथ आप कर सकते हो, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इस प्रोसेस, अरे 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 अरे, ये तो हटी गया भाई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इस प्रोसेस को नाम दिया गया है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है सब्लिमेशन। इसको नाम दिया गया है सीधा सॉलिड से गैस जाना। अभी बता रहा हूं ऐसे कौन से गिने चुने लोग हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस सीधा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। लेकिन क्या गैस से वापस, अब कॉमन सेंस के बाद, अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो वही चीज गैस से वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है हीट करके, तो वही चीज ठंडा करके गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को बोला जाता है डिपोजिशन। कई किताबें इसको डी सब्लिमेशन यानी कि सब्लिमेशन का उल्टा भी कहते हैं, बट एक्चुअल शब्द जो है वो है डिपोजिशन। अब गिने चुने लोग हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। आओ समझते हैं कौन कौन से गिने चुने लोग हैं, यहां बताऊंगा। लेकिन आप बेसिक डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है? मेल्टिंग या फ्यूजन क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। अब मैं हीट कर रहा हूं तो मैंने बताया था आपको कि मैं प्रेशर को चेंज नहीं करूंगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। इसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पे, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये होता है, उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बर्फ, क्या चॉकलेट, क्या कोकोनट ऑयल, क्या लोहा, ये सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं? आंसर है नहीं। ऑब्वियसली बात है, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे सब, मतलब आयरन के लिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या सॉलिड वाटर एक ही बात है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वहीं पे आयरन के लिए काफी ज्यादा है, कोकोनट ऑयल के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस या वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी पानी जो है
वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, यानी बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉरी गैस से वेपर से वापस से कहा आना, लिक्विड में आना, इसे क्या कहा गया है, कंडेंसेशन। फिर आया क्या, फ्रीजिंग यानी कि सॉलिडिफिकेशन, जिस प्रोसेस में हम लोग लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फिर आता है सब्लिमेशन, जब हम किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू गैस, है ना, या फिर उल्टा कूल करके भी वापस। अच्छा, यहां पे जो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड into gas directly by heating and any gas into solid directly by cooling is called sublimation and correction करते हैं and deposition respectively यानी कि सॉलिड से गैस जाना इज कॉल्ड सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड आना इज कॉल्ड डिपोजिशन, है ना। ये इसको करेक्शन यहां पे करते हैं। अब कौन कौन सब्लिमेशन शो करता है, जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से शायद जानते हो उनको तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं। जैसे कि पहला है हमारे पास ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसकी मैंने एक्सपेरिमेंट वाले में वहां पे दिखा रखा है कि जो ड्राई आइस होती है वो सीधा सॉलिड से गैस बनती है। बहुत सारी आइसक्रीम को पैक किया जाता है इसके अंदर, तो ड्राई आइस एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड ही है जिसको कंप्रेस किया गया है, ठंडा किया गया है, तो वो सीधा गैस से सॉलिड बनी है, वो बहुत ठंडी होती है ना, ड्राई आइस। सेकंड आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो सीधा सॉलिड से गैस बनता है। एक बच्चे को मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो बच्चा बोला कि सर मैंने तो आयोडीन लिक्विड फॉर्म में भी देखा। नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा होगा आपने, वो आपने सॉल्यूशन देखा होगा। अब जैसे नमक जो है, नमक ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड। बट पानी में घोल दो तो लिक्विड फॉर्म हो गया, वो तो उसका मिक्सचर है, वो तो पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन है। ऐसी आयोडीन वैसे सॉलिड होता है, गर्म करने पे वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है और क्या शो करता है, सब्लिमेशन। कैम्फर का नाम सुना होगा आपने, कैम्फर, कपूर, कैम्फर भी सब्लिमेशन शो करता है। ऐसे ही बात करें एमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सब, एमोनियम क्लोराइड तो शायद आपने सुना भी ना हो कभी, है ना, एमोनियम क्लोराइड, ये सब लोग एटसेट्रा, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस, नेफ्थलीन बॉल्स। आपने नेफ्थलीन बॉल, इसको छोड़ो ये क्या होता है, नाम बड़े होकर जान जाओगे क्या है ये, लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी आपने, जो टॉयलेट के अंदर पिंक या व्हाइट रंग की बॉल्स को यूज किया जाता है या ओडोनिल में भी डाला जाता है, तो ये होता है नेफ्थलीन, ये भी सीधा सॉलिड से गैस बनता है। तो कुल मिला के 5-6 लोग हैं जिनको आपको जानना है कि ये सब्लिमेशन शो करते हैं, और बहुत रेयर लोग हैं इस दुनिया में जो सब्लिमेशन शो करते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1,00,000 मैटर हैं तो 1,00,000 में से 1,000 भी नहीं होंगे, भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 भी नहीं होंगे जो क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये फ्लो चार्ट आपको एक ही फ्लो में दिखाएगा कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं। बड़ा काम का फ्लो चार्ट है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा। ठीक है, चलो अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है, समझ के स्टेट कैसे बदलती है। अब बात करेंगे प्रेशर की, और टेम्परेचर और प्रेशर के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, काफी देर से वेट कर रहे हैं क्वेश्चंस की शायद आप लोग, अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है भैया टॉपिक, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे तो हम कोई भी स्टेट को कोई भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड को सीधा गैस में। लेकिन प्रेशर चेंज करने पे कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के पार्टिकल्स में गैप ज्यादा है ही नहीं, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड को और गैस को, उनकी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना कि अगर मैं सॉलिड और लिक्विड्स पे प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर लगाने से स्टेट बदलेगी नहीं, क्योंकि पहले से ही उनके पार्टिकल्स पास हैं। लेकिन ये बड़ा स्टार टॉपिक है भैया, अगर मैं प्रेशर गैसेस पे लगाऊंगा तो क्या गैसेस के पार्टिकल्स में काफी गैप था, अगर आपको याद हो तो गैसेस के पार्टिकल्स में तो काफी गैप था, इन पे प्रेशर लगाने से पार्टिकल पास आएंगे। तो गैसेस पे प्रेशर लगाने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, और लिक्विड पे अगर आपने और फर्दर प्रेशर लगाया या कभी कभार रेयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन लाखों में एक, ऐसी भी गैसेस हैं जिन पे अगर आपने प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड नहीं सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि अगेन बोल रहा हूं ड्राई आइस, मुझे तो एक ही एग्जांपल आता है। लेकिन गैसेस पे प्रेशर लगाने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड ऑक्सीजन है,
लिक्विड नाइट्रोजन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये सारी गैसेस को हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के जब इनको हमने कंटेनर में भरा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो भैया क्या है इफेक्ट ऑन गैसेस? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओ और साथ साथ अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कोई भी गैस कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड्स में, और कभी कभार लिखा हुआ है कभी कभार सॉलिड में भी हो सकती है। एग्जांपल में एलपीजी, सीएनजी, है ना, ड्राई आइस, लिक्विड नाइट्रोजन, इसके ऊपर तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, बहुत कम बच्चों ने लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन भी देखी होगी मेरे हिसाब से। तो ये हमारे पास हुआ कि प्रेशर लगा के भी हम स्टेट को बदल सकते हैं। चलो आओ अब कुछ सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर टेम्परेचर की यूनिट पे चलेंगे। कुछ सवाल बनाते हैं, आ जाओ। Which of the following substance in the gas state would be called a vapor? देखो जो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस वन शॉट में नहीं लाया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वन शॉट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं और हम कराएंगे नहीं। मैंने कहा है अभी हम यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड या थोड़े से घूमे फिरे क्वेश्चन लाने की कोशिश की गई है। हम आगे जब लाइव जाएंगे तो आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन सब करेंगे, बट अभी ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी अपने खुद से बनाते हैं, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ना के बराबर लाने की कोशिश की, नए क्वेश्चन लाने की कोशिश की। Which of the following substance in the gaseous state would be called a vapor? किसको हम वेपर कह सकते हैं? कौन है वेपर? जो पैदाइशी तो गैस नहीं थे लेकिन हमने उन्हें गर्म किया। अब ऑक्सीजन तो पैदाइशी गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है, एमोनिया भी गैस होती है, लेकिन अभी बताया था आयोडीन पैदाइशी सॉलिड होता है और ये सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। क्या शो करता है? सब्लिमेशन शो करता है। तो आंसर आ जाएगा सी। डन। A few substances are arranged in increasing order of force of attraction between their particles. Force of attraction पे increasing order में लगाया गया। आपको बताना है इनमें से करेक्ट अरेंजमेंट कौन है। सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले हम सबको पता है कि भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम अट्रैक्शन गैसेस का होगा, फिर अट्रैक्शन लिक्विड्स का होगा और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड का होगा। अब पहले सवाल ऐसे पूछते थे, अब कॉम्पिटेंसी में घुमा फिरा के, तो सॉलिड भी ज्यादा है, लिक्विड कम है और गैस सबसे कम है। अब उसमें आपको घुमा फिरा के कुछ मैटर के एग्जांपल दे दिए हैं। तो भैया विंड, एयर, क्या मजाक हो रहा है? गलत है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड का होना चाहिए। तो शुगर एक सॉलिड है, उसके बाद पानी का होना चाहिए, उसके बाद गैस का। ये ठीक लग रहा है, बाकी भी चेक करेंगे। ऑयल लिक्विड है और ये सॉलिड है, उल्टा हो गया। ये क्या है भैया? गैस में सबसे ज्यादा, ये तो बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। देखो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमें कौन से ऑर्डर में बोला है लगाने को? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सी इज द आंसर। डन। सीमा, अब देखो पहले क्या था ना, नॉर्मल क्वेश्चन, अब सीमा, ज्योति, प्रिया, राकेश, अब्दुल ऐसे नाम आ जाते हैं। आओ देखो, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, यानी कि सीएनजी वाले कंप्रेसिंग यूनिट में सीमा गई, एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अभी बताया मैंने आपको, किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना हो तो क्या करना होगा? प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर कम कर दोगे तो सोने पे सुहागा। टेम्परेचर कम कर दोगे ना तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स तो भागेंगे। आपको तो उन्हें ठहराव देना है, आपको तो उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हाई प्रेशर लगाएंगे ना और लो टेम्परेचर लगाएंगे। कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड शी गॉट कंफ्यूज्ड। आपको हेल्प करनी है कि भैया करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन क्या है। देखो हेल्प करनी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया, कॉम्पिटेंसी भी हो गया, सब हो गया। क्या लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए? नहीं। क्या हाई टेम्परेचर होना चाहिए? बिल्कुल ही गलत बात है। क्या लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर? क्या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए? नहीं। तो आंसर हमारा सी हो जाता है। डन। अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, अच्छा एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें है और वीक किसमें है? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो कि सॉलिड है, हनी यानी कि शहद जो कि लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, इंक लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर मैं ध्यान से बोलूं तो सोडियम क्लोराइड इकलौता यहां पे हमारे पास सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड इकलौता हमारे पास गैस है। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि सर सेम क्वेश्चन में अगर दो सॉलिड होते तो मैं क्या करता? आंसर नहीं होंगे।
होंगे भी तो फिर आपको बड़ा कॉमन सेंस से आंसर मिल जाएगा। मान लो एक आयरन है आयरन, और एक चौक है चौक, तो साफ पता है आपको कि दोनों सॉलिड है, लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन किसको तोड़ना मुश्किल है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, आयरन में। तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन सेंस से आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक आपको दे दिया आयरन की रॉड और एक आपको दे दी जिंक की रॉड, तो शायद आप इसका आंसर ना दे पाओ। मतलब मैं तो दे दूंगा, आप नहीं दे पाओगे अभी, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिंक और आयरन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, लेट से। तो ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो अभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है भैया, सोडियम क्लोराइड में है, सोडियम क्लोराइड में है, सोडियम क्लोराइड में। और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो आंसर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है भैया। देखो अभी मैंने क्या बताया, पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है ना पानी का, अगर मैं ना बताया हो आपको। देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ का या पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री से, दोनों सेम है, ध्यान रखना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज भी 0 पे किया जा सकता है और मेल्ट भी। ऑल्दो अभी हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे तो आप ये रहस्य को समझोगे, लेकिन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब सवाल पे आते हैं, कह रहे एक सैंपल देखा गया और उसमें क्या देखा गया कि पानी जो है वो 100 के बजाय 102 पे बॉयल हो रहा है। कितने पे बॉयल हो रहा है, 102 पे। तो पहले आपको बताना है कि क्या पानी प्योर है। अगर पानी प्योर होता, अगर पानी प्योर होता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर पानी प्योर होता तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा होता, लेकिन वो 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब है उसमें कुछ गंदगी, कुछ इंप्योरिटी, कुछ मिट्टी, कुछ और डल गया जिसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया है। तो पहली बात तो पानी इम्प्योर है। अब अगर वो इम्प्योर है तो क्या वो 0 पे फ्रीज होगा, वो कब फ्रीज होता 0 पे, जब वो प्योर होता। तो आंसर है क्या अब वो फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो इम्प्योर वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंटर्स तो लिखवा दिए, फिर भी अगर आपको आंसर फ्रेम करना है तो आप रोक रोक के लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं। As boiling point of water is 100 degree Celsius, as boiling point of water is 100 degree Celsius, and the given sample is boiling at 102 degree Celsius, so it is impure. So it is impure because higher boiling point represents presence of impurities. Full stop. पहले पार्ट का आंसर हो गया। पैराग्राफ चेंज। As water is not pure, so it will not freeze at 0 degree Celsius because 0 degree Celsius is the freezing point of pure water only. ठीक है ना, ऐसे करके आंसर लिख देंगे। डन है भाई, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ और बात करते हैं किसकी। इन ऑर्डर टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, one of the precautions to be taken is that the bulb of the thermometer should not touch the side। देखो अभी हम ना लेटेंट हीट पढ़ेंगे, तो उस वाले में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वन शॉट में, जहां पे हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट देखो, तो अगर आपने भी कभी किया हो, अगर आपको पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आप पानी को उबालना शुरू करोगे, थर्मोमीटर को डुबाओगे, थर्मोमीटर कभी भी पानी में टच नहीं होगा। अगर मैं आपको यहां दिखाई दूं, थर्मोमीटर कभी भी पानी में क्या नहीं होगा, टच नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ मैंने, तो इसमें मैंने थर्मोमीटर को, सॉरी, कंटेनर पे टच नहीं होगा, माय बैड। जैसे कि ये वीडियो है, अब इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें क्या है कि जो थर्मोमीटर है वो एक्चुअली में हम लोगों ने अंदर डुबाया नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, मतलब हमने इसको कंटेनर पे टच नहीं किया है। ये वीडियो क्या दर्शा रही है बहुत अलग बात है, लेकिन हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्मोमीटर को हमने ऊपर लटकाया हुआ है। और थर्मोमीटर जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेटेंट हीट पे समझाऊंगा मैं आपको, आप चाहो तो इस वीडियो को आगे देख सकते हो। लेकिन ये देखो, ये कंटेनर पर टच नहीं हो रहा है, ये हवा में लटका हुआ है, ये हवा में है। देखो ये नीचे टच नहीं हो रहा है, पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये हवा में है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ये क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है
कह रहे हैं अगर आपको किसी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो कंटेनर पे टच नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड में डूबा होना चाहिए। ऐसा क्यों? दिस प्रिकॉशन इज टेकन, ये क्यों प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमें? बिकॉज जो कंटेनर है वो मेटल का है, वो पानी के मुकाबले हायर टेम्परेचर पे होगा, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो साइड्स ऑफ द बीकर या जो भी कंटेनर है आर एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये सही लग रहा है। साइड्स ऑफ द बीकर आर स्लाइटली लोअर, नहीं गलत है, ये लोअर नहीं होती है। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज लाइकली टू ब्रेक, ऐसा हो सकता है, वैसे ब्रेक हो सकता है वो अगर आपने उसको कंटेनर पर टच कर दिया, बट रीजन ये नहीं है कि प्रिकॉशन ये लेनी है। तो आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाता है कि जो साइड्स हैं कंटेनर की वो हायर टेम्परेचर पे होती हैं। डन, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है भैया, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे आपको सबको पता है अलग अलग चीजों को नापने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे टाइम को नापने के लिए हमारे पास सेकंड है, मिनट है, आवर्स हैं, डेज हैं, मंथ हैं, वीक हैं, सेंचुरी है, डेकेड्स हैं। ऐसे ही लंबाई को नापने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, अभी बात कर रहे थे नैनोमीटर है। बिल्कुल इसी प्रकार से टेम्परेचर को नापने के लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसमें 2 को हमें मेनली बात करनी है। बाकी 3 यूनिट कौन कौन सी हैं? डिग्री सेल्सियस इसका पूरा नाम है, ये टेम्परेचर को नापने के लिए कॉमन यूनिट है, सबसे ज्यादा हम इंडिया में डिग्री सेल्सियस ही यूज करते हैं। फिर आता है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको शॉर्ट में फ़ारेनहाइट कहते हैं। ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बट डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। जब आप कहते हो ना मुझे बुखार हो गया 102 103, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है भाई, 100 पे तो पानी उबल जाता है, आपका क्या हाल होगा? हमारे शरीर में तो बहुत सारा पानी है। तो 102 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केल्विन, ये हमारे लिए एसआई यूनिट है। आपको सबको पता होगा हर एक क्वांटिटी को नापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में चलती हैं, पूरे अर्थ पे चलती हैं, पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, तो उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं या एसआई यूनिट कहते हैं। तो ये जो एसआई यूनिट है यानी कि टेम्परेचर की, वो केल्विन है। अब क्योंकि हम लोग डिग्री सेल्सियस कॉमनली यूज करते हैं और केल्विन एसआई यूनिट है, तो हमें इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बड़ी क्लासेस में जाओगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी सीखना है आपको। अच्छा, अब अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन जाना हो, यानी अगर मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है लेकिन मुझे केल्विन में वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें मुझे 273 ऐड करना होगा। देखो, अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो सकता है नहीं। अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन पे लिखना जानते थे, हीरो मत बनना, ईमानदारी की बात है, टाइम स्टैम्प के हिसाब से। अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिखना जानते थे, नहीं तो लिखना सर नहीं जानते थे, नई इंफॉर्मेशन मिली है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको 273 ऐड करना है, लेकिन एग्जैक्ट 273 नहीं होता है, 273.15 होता है। अभी हम लोग 9th क्लास में, तो 0.15 उतना मैटर नहीं करता है, बहुत छोटा नंबर है। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां पे 0.15 मैटर करेगा। जैसे यार देखो ना, ये डिपेंड करता है, अगर मैं आपको बोलूं 2 ग्राम, तो आप कहोगे 2 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ता है? 2 ग्राम आलू ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो आलू खरीदने गए थे, 10 ग्राम ऊपर नीचे भी हो गया, 10 ग्राम भी कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पे 10 ग्राम सोना, अरे भाई साहब 10 ग्राम सोना 1 तोला हो गया, 1 तोला सोना लगभग 1 लाख रुपए का है। अब आप बताओ, वहीं पे 10 ग्राम आलू 1 रुपए के भी नहीं होंगे, लेकिन वहीं पे 10 ग्राम सोना जो है वो 1 लाख रुपए का है, तो मैटर करता है ना। ऐसी अभी जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें 0.15 मैटर नहीं करेगा, लेकिन आगे जाके बड़े होकर 12th में खासकर एक चैप्टर आएगा जहां पे 0.15 मैटर करेगा, तो वहां पे हम लगाएंगे। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट की बात बताई है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में और आपको केल्विन में जाना है तो आप 273 जो है ऐड करेंगे, और अगर आपके पास टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है केल्विन में है और आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है तो फिर आप 273 उसमें से माइनस कर देंगे। और उसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं, बहुत बेसिक से हैं, मतलब प्लस माइनस ही तो करना है, फिर भी आओ कर लेते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल या केल्विन रीडिंग, केल्विन स्केल या फिर केल्विन रीडिंग में आपको इनको कन्वर्ट करना है। आओ भाई कर लेते हैं, कितनी ही देर लगेगी, ठीक है आ जाओ। जैसे कि पहला आया 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मुझे इसको
केल्विन स्केल में निकालना है तो जितना भी वो डिग्री सेल्सियस में है मुझे उसमें 273 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में डिग्री का साइन और सी, लेकिन केल्विन में सिर्फ के आता है क्योंकि उसमें डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मेरे पास आता है मान लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और मुझे टेम्परेचर निकालना है केल्विन स्केल में, केल्विन में रीडिंग निकालनी है, तो -10 में आपको 273 ऐड करना होगा, तो 263 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ऐसी कोई भी और टेम्परेचर हो, मान लो आपके पास टेम्परेचर आ जाए 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल में निकालना है तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री में 273 ऐड कर देंगे तो आंसर 273 ही केल्विन आ जाएगा। डन है। ऐसे ही उल्टा आएगा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो और आपके पास टेम्परेचर केल्विन में हो, तो मान लो सवाल आया कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू क्या भाई डिग्री सेल्सियस स्केल या रीडिंग। जैसे कि पहला आता है हमारे पास 300 केल्विन्स। अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस स्केल में रीडिंग को निकालना है तो जो भी आपके पास केल्विन में है उसमें से आपको 273 माइनस कर देना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सिंपल है ना। ऐसे एक आध और कर लेते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, नहीं भी करवाता तो समझ तो गए थे आप लोग। बट आओ, मान लो आपके पास आता है 100 केल्विन। अब आपको डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर निकालना है तो आपको 100 में से 273 माइनस करना होगा, तो -173 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आ जाएगा। डन है, कुछ भी नहीं है। चलो आओ, अब जैसे कि एक दो सवाल आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। एक दो क्या मतलब, एक ही आ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल था तो मैंने यहाँ पे डाला। अब जैसे हम तो ये तो सीख गए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट है किसी को भी मेल्ट करना है। मेल्ट करने का मतलब क्या, किसी को भी सॉलिड से मुझे लिक्विड लेके जाना है, मतलब कि मुझे उनके बीच के पार्टिकल्स को दूर करना है। अब आप अगर लगाओ, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है उसके पार्टिकल्स को दूर करना मुश्किल है ना। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आइस के मुकाबले ज्यादा क्यों है, क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है पानी के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले, पानी के पार्टिकल्स के मुकाबले। यार आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको दो सॉलिड दूं, एक बोलूं प्लास्टिक की दीवार और एक बोलूं पत्थर की दीवार, दोनों के पार हाथ ले जाना मुश्किल है, लेकिन किसके पार हाथ ले जाना फिर भी पॉसिबल लग रहा है, तो आंसर है प्लास्टिक की दीवार पे फिर भी पॉसिबल लग रहा है ना। लेकिन पत्थर की दीवार पे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी सॉलिड्स में भी किसी में अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, किसी में कम होता ही है, तभी तो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो यहां पे क्या सवाल है, मेल्टिंग पॉइंट तीन सब्सटेंसेस का, एक्स सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस है, वाई सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, और जेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 75 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है वाई के पार्टिकल, एक्स के पार्टिकल में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, वाई में अट्रैक्शन सबसे कम है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और जेड में ठीक ठाक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर फोर्स ऑफ पार्टिकल, और रीजन भी देना है। तो पहली बात तो रीजन दे रहा हूं, मोर दी मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मोर दी मेल्टिंग पॉइंट, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा है और मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज्यादा एक्स की हो गई, फिर जेड की हो गई, और सबसे कम वाई की हो गई। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगा। डन है भाई। अच्छा सवाल था इसलिए ले आया। बाकी हमारे पास यहां पे एकदम एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेटेंट हीट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप ऐसा कह सकते हो कि लेटेंट हीट के ऊपर भी मैं काफी सवाल लेके आया हूं, काफी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ बात करते हैं लेटेंट हीट की। देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, उससे पहले आपको लेटेंट का मतलब समझना होगा। अब लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया, हिडन हीट। अब समझना इस बात को,
अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक सब्सटेंस को, मैं एक लिक्विड को मान लो गैस पे रखता हूं और नीचे से गैस ऑन कर देता हूं, चूल्हा ऑन कर देता हूं, तो हम उस चूल्हे की मदद से उस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक लिक्विड को गैस पे 8 बजे का रखा हुआ है, अब 8:10 हो गए हैं, नीचे से आग जल रही है, लेकिन वो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ऑल दो मैं ये देख रहा हूं कि वो लिक्विड बॉयल कर रहा है, वो लिक्विड क्या कर रहा है, बॉयल। यही पूरी वीडियो मैंने यहां समझाया है, मैं यहां पे लगाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हुआ हो ये। बट इस वीडियो में क्या है कि हमने पानी को उबालना शुरू किया। अभी आप देख सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस पे ये है। धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, मैं इसे गर्म करूंगा। और साइड में स्टॉप वॉच ऑन हो रखी है, साइड में ही इसी के अंदर एक स्टॉप वॉच है जो हमने यहाँ पे लगा रखी है, दिख रही है, ये स्टॉप वॉच है जो हमने यहाँ पे लगा रखी है, ये। अब इसमें स्टॉप वॉच में क्या, अरे भाई 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 भाई, अरे भाई यही तो नहीं दिखाना था, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ऐड आते हुए, ये भी मैं कटवा दूंगा। ये पंगा, ये वीडियो में डाउनलोड करके लानी चाहिए थी, ठीक है, कोई नहीं, चलो। हाँ, तो यहाँ पे ये स्टॉप वॉच लगी हुई है ना। अब ये स्टॉप वॉच क्या दर्शा रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, बस रफली समझो कि जब पानी का टेम्परेचर पहुंचा फ्रॉम 50 to 100, तो हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन जब पानी उबलना स्टार्ट हो गया, जब उबलना स्टार्ट हो गया, तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना भी चाहिए, बिकॉज पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। लेकिन उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, लिटरली 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक उसको हीट किया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो हीट है वो या तो किसी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है या तो स्टेट बढ़ा सकती है। तो जब हम 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे थे, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन स्टेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, उसकी क्या बदलना शुरू हो गई, स्टेट बदलना शुरू हो गई। अब क्योंकि वो लिक्विड से गैस बनने लग गया, अब अगर उसकी स्टेट बदल रही है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी हीट जो स्टेट को बदलने में इस्तेमाल होती है, जो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज या एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसको लेटेंट यानी छुपी हुई हीट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं छुप गई है। तो ऐसी हीट जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, कब? जब हम स्टेट को बदल रहे होते हैं, स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, ऐसी हीट को लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई हीट कहा जाता है। इसको लेटेंट यानी छुपी हुई हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, सिर्फ स्टेट को चेंज करती है। ध्यान रखना, आगे वैसे क्वेश्चन भी है ये मेरे हिसाब से। हाँ, व्हाई लेटेंट हीट डू नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर? लेटेंट हीट टेम्परेचर को क्यों नहीं बढ़ने देती? क्योंकि जो भी हीट आप देते हो वो इस्तेमाल हो जाती है स्टेट को चेंज करने में। अब अगर वो सारी की सारी हीट स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो गई, तो वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाएगी, बिकॉज मैंने बताया हीट या तो टेम्परेचर को बढ़ा सकती है या तो स्टेट को चेंज कर सकती है। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं आएगा। अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाम से पता लग रहा है फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे। तो 1 किलो सॉलिड को अगर मैं कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहा हूं लिक्विड में, तो कितनी हीट लगेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करती है, तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, और लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया या बॉइलिंग हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ? 1 किलो सॉलिड को अगर आपको लिक्विड से 1 किलो सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट करना है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 किलो लिक्विड को कंप्लीटली गैस या वेपर में कन्वर्ट करना है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी, समझ गए? यानी कि अगर मैं उसमें बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास पानी था, मैं उसे उबाल रहा हूं, और मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मुझे स्टीम भी मिलेगी। यानी पानी और स्टीम दोनों का टेम्परेचर 100 है, बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि पानी ने एक एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम बनाया है, जिसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट। यानी स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा हीट है, जिसको हमने बोला है लेटेंट हीट।
ठीक है ना। लेकिन दोनों का टेम्परेचर भले सेम लग रहा हो, लेकिन ज्यादा गर्मी किसके पास होगी, स्टीम के पास, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसका नाम है लेटेंट हीट। ठीक है ना। तो 100 पे ही पानी और 100 पे स्टीम आपको मिलेगी। अब देखो सवाल आ रहा है, कह रहे हैं अगर किसी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 22.5 इंटू में 10 के पावर जूल पर केजी है। जूल समझते हो क्या? ये सवाल पता है मैं क्यों लाया था? ये सवाल मैं इसलिए लाया था ताकि हम थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग पे भी जा सके। बट आपके स्कूल में अभी ये सवाल आए इसके चांसेस कम है, लेकिन हम ना फिजिक्स में चैप्टर पढ़ लेंगे वर्क पावर एनर्जी या वर्क एंड एनर्जी, उसमें हम जूल के बारे में पढ़ेंगे। जो एनर्जी होती है, हीट भी तो एक एनर्जी है ना, तो जो हीट होती है उसकी यूनिट जूल होती है। जैसे टाइम को सेकंड में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, ऐसे हीट को जूल में नापते हैं। तो कह रहे हैं अगर किसी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 22.5 इंटू में 10 की पावर 5 जूल पर केजी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इट मींस we require 22.5 into 10 की पावर 5 जूल्स ऑफ हीट। ये हीट है ना, इसका मतलब है 22.5 इंटू में 10 की पावर 5 जूल्स ऑफ हीट हमें चाहिए होगी, ऑफ हीट। इट मींस वी रिक्वायर इतना जूल्स ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 kg, है ना, 1 kg टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ liquid, to convert 1 kg of liquid into 1 kg of liquid into गैस या फिर वेपर्स। अगर किसी की लेटेंट हीट इतनी है पर किलो, इसका मतलब है 1 किलो को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल हीट देनी होगी। अभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बट आगे के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल गिव मोर सिवर बर्न। ये एनसीईआरटी में भी सवाल है, बस थोड़ी भाषा अलग करके लाया हूं। इनमें से ज्यादा कौन जलाएगा? 373 का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। अभी बताया दोनों का टेम्परेचर भले ही सेम है, लेकिन स्टीम ज्यादा जलाएगी, क्योंकि स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा हीट है जिसने उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया है, और उस एक्स्ट्रा हीट का नाम क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, उसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर पे होने के बावजूद उसमें ज्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से अगर दोनों गिरे आपके हाथ पे पास से तो ज्यादा कौन जलाएगा? स्टीम जलाएगी। ठीक है जी, चलो अब काइंड ऑफ सिमिलर सा क्वेश्चन देखो। अलका वॉज मेकिंग टी, अलका चाय बना रही थी इन अ केटल। सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट, यानी कि वो जो केटल थी उसके चोंच में से एकदम से भाप आई, और भाप आई तो उसको बड़ा गर्म महसूस हुआ। She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of water boiling in the kettle. कह रहे उसको ऐसा लगने लगा कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर वाटर से जो अंदर बॉयल हो रहा है उससे ज्यादा है। तो वो सही कह रही है, गलत कह रही है? तो आंसर है नहीं, शी इज इनकरेक्ट। शी इज थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे, शी इज इनकरेक्ट। वो गलत क्यों सोच रही है भैया? वो गलत इसलिए सोच रही है क्योंकि स्टीम जो है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो नीचे बॉइलिंग वाटर है कैटल में, जो बॉइलिंग पानी है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन फिर भी ये ज्यादा गर्म क्यों लगा? क्योंकि इसके पास अगेन एक एक्स्ट्रा हीट है जिसका नाम क्या है? ये लिखना जरूरी होगा, लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से ये ज्यादा गर्म महसूस हो रही है अलका जी को। डन है, ठीक है। अगेन ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिमिलर सा सवाल है, किया है। अच्छा, होमवर्क का मतलब क्या है? ये अगला वाला सवाल तो बहुत ही प्यारा करवा रहा हूं। होमवर्क का मतलब क्या है भैया? आपको प्लीज ये करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना है, ताकि बाकी बच्चे अपना आंसर भी चेक कर सके। बहुत प्यारा सिमिलर सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, ये है क्लासिक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्रॉपर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। क्या है देखो आप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी। कह रहे हैं आपको टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दे रखा है। यहां आपने यहाँ पे वैक्स को गर्म किया है। पहले ग्राफ को समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो शुरुआत में जब आपने उसे गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर एक लेवल आया कि देखो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है? इसकी स्टेट बदल रही होगी। अभी बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है इसका मतलब है स्टेट बदल रही होगी। तो यहाँ पे ये होगा सॉलिड,
अब यहाँ पे इसकी स्टेट बदल रही होगी तो ये क्या हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा। उसके बाद जब ये लिक्विड बन गया होगा फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन रहेगा ये लिक्विड। फिर से जब ये यहां पहुंचा, ये लिक्विड से क्या बनने लग गया, वेपर, क्या बनने लग गया, गैस। और जब ये लिक्विड से गैस बनने लग गया तो फिर से इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है। तो ये ग्राफ को हमने एनालाइज किया। यहां क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ये सॉलिड है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है। यहाँ पे पूरा लिक्विड बन गया है, अब फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट नहीं चेंज हो रही है। अब वो लिक्विड से गैस बन गया है, अब उसकी स्टेट फिर से चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ को समझा है अभी हमने। आओ अब इसका आंसर करते हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी और डी पे आपको इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि ए पे इसका आंसर मैं यहां पे लिखूं क्या, ए पे ये एक सॉलिड है, ये तो पक्का है, और सी पे पक्का है, सी पे पक्का है कि ये एक लिक्विड है, सी पे पक्का है ये एक लिक्विड है। लेकिन बी और डी की बात करते हैं। आओ, बी में क्या ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यस। इसका मतलब है ये सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। ना तो ये पूरी तरह सॉलिड है, ना ये पूरी तरह लिक्विड है, आधा सॉलिड होगा आधा लिक्विड होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। तो बी पे ये सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, लेकिन सी पे ये पूरा लिक्विड बन गया है। और फिर से डी पे अगर बात करें तो अभी इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है ये लिक्विड भी होगा और वेपर यानी कि गैस में भी होगा, दोनों स्टेट में होगा। ठीक है, अगला, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब वो मेल्ट होना शुरू हो गई वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। कितने पे मेल्ट होना शुरू हुई है, 15 डिग्री सेल्सियस में। कभी कभार केल्विन में भी पूछ लेते हैं तो उसमें 273 ऐड हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने पे उबलना शुरू हुई है, 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हुई है। Which portion of the graph indicate the change of state is taking place। कौन सा वाला ग्राफ चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है A1 से B1 और एक रिप्रेजेंट कर रहा है D1 से D2। एक रिप्रेजेंट कर रहा है A1 से B1 और एक रिप्रेजेंट कर रहा है D1 से D2। ठीक है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। उस टर्म का नाम क्या, अरे जब हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो उस हीट का क्या नाम रखा गया है, लेटेंट हीट। प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, इस क्वेश्चन के लिए तो लाइक बनता है सेशन पे। अभी के अभी प्यारा सवाल है, ये सवाल पेपर में आया तो मजा आ जाएगा, समझ गए। चलो भाई ठीक है, एक और सवाल करते हैं मेरे हिसाब से, उसके बाद शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, इवेपोरेशन पे आ जाएंगे। आओ, व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग फर्दर हीट इज सप्लाइड विच इज। कह रहे हैं अगर एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो कहां जाएगी। अगर एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो उसकी स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होगी, लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं लाएगी। तो व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग फर्दर हीट इज सप्लाइड विच इज एब्जॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही लग रहा है। लॉस्ट टू दी सराउंडिंग गलत है। एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना नहीं, हमें तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करनी है। डन है, बढ़िया बढ़िया भैया। अब हमारे पास यहां पे एक नया टॉपिक कह सकते हो आप शुरू हो रहा है काइंड ऑफ, और इस टॉपिक के बाद हम लोगों को इवेपोरेशन के बाद हम लोगों को पढ़ना है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, फिर आएगा डिफ्यूजन, चैप्टर खत्म। लेकिन अभी भी है, अभी भी हमारे पास लगभग आधा पौना घंटे का चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, समझते हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फर्क क्या है। इवेपोरेशन के ऊपर भी काफी एग्जाम में सवाल आते हैं, काफी लाया भी हूं। एक क्वेश्चन का आंसर, अभी आपने अगर वो वीडियो देखी वहां पे जाके, या मैंने आपको बताया कि जब हमने पानी को उबालना शुरू किया तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ना बंद हो गया, यस और नो। लेकिन पानी उबलना स्टार्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यानी पानी लिक्विड से वेपर गैस बनना शुरू हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब बताओ अगर मैं पानी को अभी इस कमरे में या आप जहां पे भी बैठे हुए हो उस कमरे पे नीचे गिर दूं, तो क्या थोड़ी देर बाद वो पानी लिक्विड से वेपर बन के उड़ जाएगा? यस। अगर आप अभी अभी गर्म एक गीला कपड़ा एक बाहर धूप में सुखा दो,
धूप नहीं भी है, रात को अभी भी इतनी गर्मी है पूरे इंडिया में लगभग कुछ कुछ जगह छोड़ के कि वैसे भी सुखा दोगे तो वो सूख जाएगा रात को भी, पंखा चला दोगे। पर क्या कमरे का टेम्परेचर या पंखे के चलने से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फ्लोर पे टेम्परेचर 100 है जो पानी भाप बन गया? क्या जो धूप में आपने कपड़े को सुखाया, क्या धूप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? लेकिन फिर भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, गैस में। तो होता क्या है कि कभी कभार कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ही, लिक्विड से गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगर कोई अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने पे ऐसा कर रहा है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन यानी कि बॉइलिंग। लेकिन अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर वो ऐसा कर रहा है, तो उसको हम इवापोरेशन कह देंगे। ठीक है जी, क्या कह देंगे? इवापोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग, यानी अभी आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे भी नहीं हो तो ही आपने उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम लोग कह देते हैं इवेपोरेशन। इसको हम लोग कह देते हैं इवेपोरेशन। डन, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? 5 फैक्टर है, एक एक करके पढ़ेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। जहां तक मैंने देखा है आज तक कभी भी एग्जाम में, क्या पता इस साल आ जाए तो पता नहीं, लेकिन आज तक कभी भी एग्जाम में ह्यूमिडिटी और प्रेशर के ऊपर सवाल नहीं आए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सरफेस एरिया है, टेम्परेचर और विंड स्पीड है। इनके बढ़ने से इवेपोरेशन पे क्या फर्क आएगा? सबसे पहला आता है टेम्परेचर। कॉमन सेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऑब्वियस बात है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रह के, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। एक कपड़ा जल्दी कब सूखेगा? जब वो रात को रखा गया या धूप में दिन में? तो आंसर है धूप में, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है। कितना होगा? 40 होगा, 50 होगा, 100 तो नहीं होगा। इवेपोरेशन की बात हो रही है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अभी इस कमरे में मैं पानी फेंक दूं, थोड़ा लेट इवेपोरेट होगा, लेकिन अभी बाहर छत में धूप पे फेंक दूं तो खटाक से इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे इवेपोरेशन बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी है। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसको छोड़ो, अभी इस पे आते हैं सरफेस एरिया। अगेन, अगर मैं 2 रुमालों को गीला करता हूं, 2 हैंकी लेता हूं, गीले करता हूं, एक को ऐसे बॉल बना के रख देता हूं, एक को फैला के रख देता हूं, तो कौन सा वाला जल्दी सूख जाएगा? जो फैला के रखा है, बिकॉज सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि इवेपोरेशन एक्चुअली में एक सरफेस फिनोमिना है, जितने पार्टिकल सरफेस पे होंगे जल्दी इवेपोरेट होगा। वहीं पे वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमिना था। बल्क मतलब हर जगह से एक ही बारी में बॉइलिंग शुरू होती है, लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, रुमाल को फैला दोगे तो जल्दी सूखेगा। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो पानी है, अगर मैं ढक्कन खोल दूं और इस पानी को धूप में रख दूं तो कितने टाइम पे ये इवेपोरेट होगा? बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। लेकिन अगर मैं इसको पानी को अभी छत पे फैला के आ जाऊं तो ये कुछ ही मिनटों में, हो सकता है कुछ ही सेकंड, लेकिन कुछ ही मिनटों में सूख जाएगा, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ने पे भी इवेपोरेशन बढ़ता है। और फिर अगेन इसको छोड़ के फिर आते हैं विंड स्पीड पे, हवा की स्पीड। सबके साथ ऐसा हुआ होगा बचपन में, अभी भी बचपन में, मतलब तो आप छोटे ही हो, मैं तो स्कूल जाना बंद हो चुका हूं, आप तो जा ही रहे हो, मैं भूल गया। तो सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को स्कूल जाना होगा, फिर आपको याद आया होगा अरे हमारी तो ड्रेस गंदी है, फिर रात को याद आया होगा, फिर मम्मी ने रात को ही धोया होगा, पापा ने रात को ही धोया होगा, जिसने भी धोया होगा, और फिर उसके बाद आपने उसको अपने कमरे में रख दिया होगा और वहां पे पंखा चला दिया होगा। पंखे के चलाने से कपड़ा जल्दी सूख गया होगा। हुआ है ना ऐसा? तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है अगर विंड की स्पीड बढ़ती है, या कम हो जाता है अगर कम होती है। तो ये 3 जो हमने मार्क किए हैं, विंड स्पीड, सरफेस एरिया और टेम्परेचर, इनके बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर और ह्यूमिडिटी इन एयर, इनके बढ़ने पे इवेपोरेशन कम हो जाता है, उल्टा है। ह्यूमिडिटी का मतलब है अगर हवा में पहले से ही पानी की बहुत नमी है, ह्यूमिडिटी है, जैसे मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है,
तो वहां पे उन दिनों में कपड़े ढंग से नहीं सूखते हैं, क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत पानी होता है, तो नए पानी को जाने में दिक्कत होती है। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन मुश्किल हो जाता है। वहीं पे प्रेशर, प्रेशर बहुत रेयर है कि हम बढ़ाएं, बट अगर मैं कंटेनर में कपड़े को रख के उस पर पिस्टन से प्रेशर लगाता हूं तो कपड़ा नहीं सूख पाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। अब इवेपोरेशन में क्या चाह रहे हो आप, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो तो गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो इवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगा। तो ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ध्यान रखना प्रेशर के बढ़ने पे और ह्यूमिडिटी के बढ़ने पे इवेपोरेशन कम होता है, उल्टा है। लेकिन विंड स्पीड, सरफेस एरिया और टेम्परेचर के बढ़ने पे इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है जी, डन है जी, समझ गए जी। तो यहां पे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जब भी इवेपोरेशन होगा तो ठंडक होगी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार सारे टॉपिक रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा हो गया, एकदम से सारा ना पढ़ के रिवाइज करेंगे। फिर चलते हैं, दो टॉपिक रहेंगे, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 स्टार लगाने बनते हैं। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिफ्यूजन, वो भी अच्छा टॉपिक है, चैप्टर समाप्त होगा। लेकिन जल्दी से जितना पढ़ा है एक बारी प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको रीड मार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करें अगर कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, तो पहले इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पसीना आया हो, आप खेल के आए हो या कैसे भी आए हो, और आप एकदम से घर में आके पंखा चलाते हो तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है, हुआ है ना? या फिर आपने देखा होगा कि मटके में पड़ा हुआ पानी जो है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैंने इसके ऊपर हाल ही में एक वीडियो बनाई थी कि मटके में पानी जो है वो ठंडा कैसे होता है, ट्रेंडिंग पे भी गया था ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, तो काफी अच्छी वीडियो रही वो, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में भी। या फिर कभी आपके हाथ पे गलती से पेट्रोल गिर गया हो, या नेल पेंट रिमूवर गिरा हो कभी हाथ पे, या कोई आप में से कोई लड़की अगर नेल पेंट को हटा रही थी तो वो तब हाथ पे लगाओ तो ठंडा महसूस होता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। देखो जब भी इवेपोरेशन होता है, जब भी इवेपोरेशन होता है, whenever there is evaporation, जब भी इवेपोरेशन होगा, liquid requires latent heat for evaporation। देखो अगर एक लिक्विड को इवेपोरेट होना है तो उसको इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होगी, लेटेंट हीट चाहिए होगी। लिक्विड will extract this heat from the body in contact, and causes cooling, समझो क्या हो रहा है। मान लो आपने अपने हाथ पे पानी को गिरा, ठीक है, पानी को ना गिर के अभी मान लेते हैं आपने अपने हाथ पे मान लेते हैं पेट्रोल को गिरा, तो पेट्रोल गिरते ही आपको बहुत ठंडा महसूस हुआ, क्यों हुआ? क्या पेट्रोल एक लिक्विड है? हाँ। क्या उसको इवेपोरेट होने के लिए यानी अपनी स्टेट को बदलने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होगी? हाँ। अब वो लेटेंट हीट किससे लेगा? तो आंसर है जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में है। अगर वो आपके हाथ के साथ कांटेक्ट में है तो आपके हाथ से हीट ले जाएगा। पानी जमीन पे गिर गया, इवेपोरेशन होने के बाद जमीन ठंडी हो जाती है, क्यों? पानी जमीन से क्या ले लेता है? लेटेंट हीट ले लेता है। पसीना आपके शरीर पे था, आपने पंखा चलाया, पंखे के चलने से क्या हुआ? विंड स्पीड बढ़ गई, विंड स्पीड के बढ़ने से क्या बढ़ा? इवेपोरेशन। अच्छा ये तो पुराना टॉपिक है, पंखा चला, विंड स्पीड बढ़ी, उससे इवेपोरेशन बढ़ गया। अच्छा इवेपोरेशन के बढ़ने से क्या हुआ? पसीना जब इवेपोरेट हुआ तो पसीने को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट कहां से लेगा? जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में है, आपके शरीर के साथ कांटेक्ट में, वहां से क्या ले जाएगा? लेटेंट हीट ले जाएगा और आपके शरीर को ठंडा कर जाएगा। तो इस तरीके से जब भी इवेपोरेशन होता है उसको इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होती है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में होता है उससे लेता है और कूलिंग कॉज करता है। अब इसके बहुत सारे मतलब और भी अनगिनत एग्जांपल्स हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के। एग्जाम में कैसे आता है सवाल, इसके ऊपर आपको क्या क्या वर्ड्स, वोकैबुलरी यूज करनी ही करनी, ध्यान रखना, बताता हूं। जैसे कि इट फील्स कूल व्हेन वी सिट अंडर अ फैन ड्यूरिंग स्वेटिंग, पसीने के दौरान अगर हम पंखे के नीचे बैठ जाएं तो हमें ठंडा लगता है।
तो आंसर में क्या क्या फ्रेम करना जरूरी है? सबसे पहले तो पंखा चला तो विंड स्पीड बढ़ी, इवेपोरेशन बढ़ा, इवेपोरेशन होने के लिए उसने आपकी बॉडी से लेटेंट हीट ली और ठंडा कर दिया। मैं एक का आंसर लिखवा देता हूं अगर आपको लिखना है तो। Whenever we sit under a fan, due to increase in wind speed, rate of evaporation of sweat increases, due to which sweat evaporates faster, and during evaporation it takes latent heat from the body and cools down the body. ये सारे वर्ड्स लिखने, लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, बड़ा विंड स्पीड के बढ़ने से, ये लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। चाय या फिर कॉफी जल्दी ठंडी हो जाती है अगर आप उसको प्लेट या सॉसर में पीते हो एज कंपेयर टू कप। अगेन सॉसर का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा। इवेपोरेशन, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ज्यादा लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो क्या लेके जाएगा? लेटेंट हीट, ठंडा कर जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ने पे इवेपोरेशन बढ़ता है, लेटेंट हीट लेता है। ये सारे वर्ड्स लिखने बड़े जरूरी हैं। वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स, मटके में पड़ा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। वीडियो में डिटेल में, मैंने एक्चुअली वीडियो क्या बनाई थी साइंस एंड फन पे, जहां पे मैं शॉर्ट्स डालता हूं एक्सपेरिमेंट के, वहां मैंने बताया था कि अगर आप दो मटके लो, एक मटके में आप पॉलिथीन चढ़ा दो और एक मटकों को नॉर्मल रख दो, उन दोनों में पानी भर के अगर आप धूप में रख दो, तो जो मटका नॉर्मल रखा गया उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम था एज कंपेयर टू नॉर्मल जिस मटके में मैंने पॉलिथीन चढ़ाई थी। क्यों? जो मटके की दीवारें होती हैं, मटके की दीवारें होती हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखते भी नहीं है, लेकिन उन क्योंकि मटका मिट्टी का बना हुआ है तो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वो पानी आता है सरफेस पे और बाहर धूप होती है तो वो पानी इवेपोरेट होता है। पानी के इवेपोरेशन होने से, पानी के इवेपोरेट होने की वजह से वो इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट मटके की दीवारों से लेता है। मटके की दीवार ठंडी होती है, अंदर पड़ा हुआ पानी ठंडा होता है। लेकिन मैंने वीडियो में क्या मजाक किया, मैंने इसके एक मटके के ऊपर पॉलिथीन चढ़ा दी और पॉलिथीन चढ़ाने की वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाया। इवेपोरेशन नहीं हो पाया तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था। काफी अच्छी वीडियो है वो भी। डॉग्स, गर्मियों में आपने देखा होगा डॉग्स को, कुत्तों को अपनी जीभ बाहर रोल आउट कर देते हैं, क्योंकि उनकी पहली बात तो जीभ बहुत बड़ी होती है, आप मत करना गंदे लगोगे, जीभ रोल आउट कर लेते हैं, क्योंकि जीभ अगर बाहर रोल आउट करेंगे तो उनकी जीभ पे जो सलाइवा लगा होगा वो क्या होगा? इवेपोरेट, कूलिंग, इवेपोरेट होने के लेटेंट हीट लेगा, मुंह ठंडा कर देगा, कुत्ते को मजा आएगा। डेजर्ट कूलर, यानी कि नॉर्मल जो कूलर होते हैं वो गर्मियों में काफी ठंडी हवा फेंकते हैं। कैसे? पानी होता है उनके अंदर, पानी पैड्स पे मारा जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बाहर बहुत गर्मी होती है, गर्मी से भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेट होने के लिए वो कूलर की दीवारों से क्या लेता है? लेटेंट हीट। अंदर की दीवारें ठंडी होती है, अंदर का पानी ठंडा होता है, और फिर अंदर की दीवारें ठंडी होती है, अंदर की हवा ठंडी होती है, और वो पंखा ठंडी हवा घर के अंदर फेंकता है। तो सब में क्या कॉमन है? इवेपोरेशन बढ़ रहा है किसी फैक्टर की वजह से, फिर वो लेटेंट हीट ले रहा है और ठंडा कॉस हो रहा है। तो ये रीजन आपको लिखने बड़े जरूरी है। कुछ सवाल आगे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग, कॉलम में मैच करना है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, तो ये हमारे पास पहले का तो फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। डिक्रीज करने पे टेम्परेचर, इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। अबे ये एकदम मैच नहीं हो रहे। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। मैंने बताया बॉइलिंग में हर जगह से बॉइल होता है, इवेपोरेशन में सरफेस से। तो पी का फर्स्ट है, क्यू का सेकंड है, आर का 4 है और एस का 3rd है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा प्यारा सवाल, बहुत आता है। लुक एट द फिगर एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द वेसल ए बी सी डी रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टेस्ट होगा और किसमें स्लोएस्ट होगा। तो भैया यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे पंखा चल रहा है। तो क्या यहाँ पे सरफेस एरिया भी ज्यादा और पंखा भी चल रहा है, तो क्या यहाँ पे इवेपोरेशन फास्टेस्ट होगा? यस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सरफेस एरिया तो ज्यादा है लेकिन ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है तो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें इवेपोरेशन स्लोएस्ट होगा। वैसे तो पूछा नहीं है स्लोएस्ट, लेकिन फास्टेस्ट पूछा है तो इसमें फास्टेस्ट होगा। रीजन, गिव रीजन। सरफेस एरिया ज्यादा, तो क्या क्या रीजन देंगे भैया? यहाँ पे एक तो सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने पे भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। साथ ही साथ विंड स्पीड, विंड स्पीड ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, पंखा चल रहा है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। डन है भैया। कह रहे हैं आपको अपनी फेवरेट शर्ट पार्टी में पहननी है, लेकिन वो पार्टी में आपने धोई थी तो वो अभी भी गीली है, क्या स्टेप्स आप उसमें यूज करोगे उसे फास्टर इवेपोरेट करने के लिए? कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला, हम उसको अच्छे से निचोड़ेंगे। सेकंड,
उसको फिर हम झटके मार के जितना पानी हट सकता है हटाएंगे, ये हमारे इस चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। बट अगला, उसको हम फैला देंगे, जितना हो सकता है फैला देंगे, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ता है सरफेस एरिया के बढ़ने पे। और फिर हम पंखा चला के उसको पंखे के नीचे रख देंगे, या अगर आप प्रेस मारने वाला पॉइंट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, प्रेस मारेंगे, आयरन मारेंगे, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने पे भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। और फिर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि विंड स्पीड के बढ़ने पे भी इवेपोरेशन बढ़ता है। आखिरी सवाल फिर चलते हैं डिफ्यूजन पे। कह रहे बहुत गर्मी है, प्रांशी और अली ने कॉटन और नायलॉन के कपड़े पहने हुए रिस्पेक्टिवली, यानी प्रांशी ने कॉटन के कपड़े पहने हुए और अली ने नायलॉन के। आई होप आपको पता हो, नायलॉन जो है वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। हु डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई, कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा? तो आंसर है प्रियांशी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। क्यों भाई? क्योंकि प्रांशी ने कॉटन के कपड़े पहने हुए, कॉटन उस जो भी प्रांशी को पसीना आएगा, कॉटन उसे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो कॉटन जो जो प्रांशी ने पहना हुआ है, कौन से कपड़े पहने हुए प्रांशी ने भैया? कॉटन। कॉटन क्या करता है? कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? अगर वो एब्जॉर्ब होगा तो वो सरफेस पे आएगा, कपड़े के सरफेस पे आएगा, फिर वो पसीना इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा तो उसको इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होगी, जो कि वो प्रांशी की बॉडी से लेगा, जिसकी वजह से बॉडी ठंडी हो जाएगी और प्रांशी को कंफर्टेबल महसूस होने वाला है। देन प्यारा सवाल है, चैप्टर समाप्त करते हैं, आ जाओ और बात करते हैं किसके बारे में? डिफ्यूजन के बारे में। अगेन एक नया सा टॉपिक है, तो आप पिछले टॉपिक को चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं तो हमारे पास रिजल्ट भी आ चुका है बच्चों का। ठीक है भाई, अरे वाह भाई वाह, रिजल्ट भी आ गया है। मुझे तो फिर इसका मतलब वीडियो को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, कट मार रहा हूँ। रिजल्ट आ गया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अभी अभी मैसेज आया, रिजल्ट आ गया, रुको। हाँ भाई, तो 12th का रिजल्ट आ चुका है अभी, और पूरे चांसेस हैं कि आज 10th का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये वीडियो आज ही मैं शूट कर रहा हूँ, आज ही डालूंगा, और आज ही 12th का CBSE का रिजल्ट आया है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं काफ़ी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, 2-4 के फिजिक्स में कम आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शायद अभी फिजिक्स का सबसे मुश्किल पेपर आया था। तो देखते हैं बाकी क्या रिजल्ट रहता है। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट जल्द ही इसको हम पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। बट हाँ, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया काफ़ी। मैं आधे 1 घंटे बाद वापस आया हूँ यहाँ पे, आप मतलब आधा 1 घंटा हो चुका है हमें रिजल्ट के बारे में बात करते हुए, और अभी भी टीम जो है वो लगी हुई है बात करने में। चलो खैर, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको। डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मैं पूरे बाल्टी में, एक भरी हुई बाल्टी में 1-2 बूंद नील की, उजाला की डाल दूं और उसे मिक्स ना करूं, तो आप सब जानते हैं कि जो उजाला है, जो नील है, वो अपने आप थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगा। या अगर मैं इस कमरे में एक अगरबत्ती कोने पे जलाता हूं, तो पूरे कमरे में या पूरे घर में थोड़ी देर बाद अगरबत्ती की खुशबू अपने आप मिक्स हो जाएगी। एक्चुअली हो क्या रहा है? कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो ना, अमाउंट। जहां मैंने अगरबत्ती को जलाया, वहां पे अगरबत्ती के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन काफी हाई थी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, काफी हाई कंसंट्रेशन थी। और ऑपोजिट साइड्स में कंसंट्रेशन काफी कम थी, लो कंसंट्रेशन थी। तो पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। उजाला डाला, जहां डाला ऊपर, वहां पे कंसंट्रेशन हाई थी, बाकी जगहों पे लो थी। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ड्यू टू, अगेन ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल मूव करते हैं? गैस के। इसलिए सबसे ज्यादा जल्दी डिफ्यूजन कौन करता है? गैस। परफ्यूम को यहाँ पे, अगरबत्ती को यहाँ पे जलाया, परफ्यूम को यहाँ पे दबाया, तो कुछ ही सेकंडों में पूरे कमरे में फैल जाएगा। लेकिन उजाला को पूरी बाल्टी में जाने में हो सकता है 2-4 मिनट लग जाए। और वहीं पे सॉलिड्स, अभी हम पढ़ेंगे, चौक भी बोर्ड के अंदर डिफ्यूज होता है, लेकिन उसे कुछ दिन, कुछ महीने लग सकते हैं, और पूरी तरह तब भी नहीं होगा, बहुत हल्का होगा। लेकिन डिफ्यूजन हर कोई करता है। डिफ्यूजन कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का मिक्स होना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की मूव होने की वजह से कहां से कहां? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ, इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन गैसेस में सबसे फास्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, पार्टिकल सबसे तेज मूव करते हैं। अगरबत्ती के इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की स्मेल हमारे तक पहुंचना इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है।
डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में डिफ्यूजन सॉलिड्स के मुकाबले तो थोड़ा फास्ट है, लेकिन लिक्विड्स के मुकाबले काफी स्लो है। गैसेस के मुकाबले काफी स्लो है, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल गैसेस के मुकाबले थोड़ा कम मूव कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपको उजाला वाला एग्जांपल दे दिया है ना, डिफ्यूजन ऑफ इंडिगो इन वाटर, इंडिगो मतलब नील। और सॉलिड्स में डिफ्यूजन सबसे कम है, बिकॉज पार्टिकल्स के पास ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे चौक के पार्टिकल्स बोर्ड में डिफ्यूज हो जाता है, अगर आप चौक से लिखो और काफी दिन बाद अगर आप उसको मिटाओ तो मिटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स भले हल्का हल्का लेकिन डिफ्यूज हो गए हैं। क्वेश्चन भी आ गया है, व्हाई ब्लैक बोर्ड को मिटाना इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ चौक, है ना, लिख सकते हो ना आप चाहे, जो चौक के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ चौक गेट डिफ्यूज्ड इनटू द बोर्ड, गेट डिफ्यूज्ड इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये तो हमने समझ लिया कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पे भी। सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने पे भी डिफ्यूजन बढ़ता है। यही रीजन है कि गर्म खाने की स्मेल दूर तक चली जाती है, बहुत जल्दी भी पहुंचती है हमारे तक एज कंपेयर टू ठंडे खाने की स्मेल। अगर आप एक किचन में गरम गरम खाने का ढक्कन या प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलोगे तो उसकी स्मेल जल्दी से पूरे घर में फैलती है। वहीं पे ठंडा खाना है, फ्रिज से निकाला है, ढक्कन खोलोगे तो स्मेल नहीं जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी वो डिफ्यूज होंगे और कोनों तक पहुंचेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। और ये रीजन है, अगेन उस एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि अगर मैं एक कंटेनर में गर्म पानी ले लूं, एक कंटेनर में ठंडा पानी ले लूं, और दोनों में एक बूंद उजाला के डालूं, तो गर्म पानी में बहुत जल्दी घुलेगा उजाला एज कंपेयर टू ठंडे पानी में, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने पे डिफ्यूजन जो है वो बढ़ता है। और सवाल की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना, इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना का सेट है जो बढ़ेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ती हैं? क्या डिफ्यूजन बढ़ता है? यस। क्या इवेपोरेशन बढ़ता है? यस। लेकिन गैस को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये गलत हो गया। क्या इवेपोरेशन बढ़ता है? यस। कंप्रेशन गलत हो गया। क्या इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन, गर्म होने पे गैस एक्सपैंड होती है, दूर भागेंगी, तो ये सही लग रहा है। सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कितना घुलेगा, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट हाँ, कंप्रेशन ऑफ गैस तो वैसे भी आंसर नहीं है, तो आंसर हमारे पास सी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे इवेपोरेशन भी बढ़ता है, डिफ्यूजन भी बढ़ता है और गैसेस एक्सपैंड भी होती हैं। तो मुबारक हो बेटा, इसी के साथ हमारा ये वन शॉट खत्म होता है। और क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर का वन शॉट था, अगला वन शॉट हम मोशन का लेके आएंगे, उसमें सवाल 4 गुना होंगे इससे ज्यादा। इसमें सवाल रिपीटेडली लगभग ऐसे ही आते हैं, और भी आगे जाके आएंगे, हम करेंगे। लेकिन जो अगला वन शॉट हमारा होने वाला है, मैं कुछ सलाह चाहता हूं आपसे। पहले सलाह कि आप चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी ज्यादा लाएं, बायो में भी ज्यादा लाएं, फिजिक्स में तो बिना बोले ज्यादा आएंगे, 4 गुना 5 गुना क्वेश्चन आएंगे, बट क्या आप चाहते हैं केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन ज्यादा आए? सेकेंड, क्या पीपीटी जो मैंने नया थोड़ा सा स्टाइल बदला है, क्या है विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस पीपीटी में आपको देखने में? नहीं तो आप बताना, सलाह देना, हम चेंज कर देंगे। एंड थर्डली, और क्या बदलाव आप चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लाइक जरूर कीजिएगा अभी तक नहीं किया, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि क्या ये वन शॉट आपके लिए यूजफुल साबित हुआ कि नहीं, ताकि हम आपको आगे और वन शॉट दे सके और ज्यादा मोटिवेटेड हो सके। तो मिलते हैं, लव यू, अगले वन शॉट में। थैंक यू सो मच।